A very good afternoon to all of you. My name is Rishabh, and in today's video of our rapid revision series for your UPSC Prelims 2026, based upon our own thematic notes, we are bringing you a discussion for the economy subject. In your last month of revision for your prelims, such theme-based videos are going to be extremely helpful for you. For the very first time viewers, let me introduce myself briefly. I have appeared for all 6 UPSC attempts, qualified all 6 UPSC prelims, and also appeared for 3 UPSC CSC interviews. Today's video is going to be more about your economy basics. Since the last 2-3 years, we are talking about like UPSC prelims. The UPSC has shifted to asking a lot of basic questions. They are not asking about the factual things कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ढेर सारे दे दिए, उनके बताए कि कौन सा मनी मार्केट का है, कौन सा कैपिटल मार्केट का है. ये फ्रॉम 2023 दे हैव शिफ्टेड. So we are also shifting towards the basic. In the very first chapter, we are understanding the economic foundations. Your first topic is going to be national income. नेशनल इनकम में देखो क्या है बात. जब भी हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, वी जब इनकम की बात करते हैं तो इनकम इज मोर फोकस्ड अपॉन इंडिविजुअल और हाउस होल्ड. वी आर टॉकिंग अबाउट किसी पर्सन की इनकम या फिर किसी घर की हाउस होल्ड की इनकम. बट नेशनल इनकम इज जस्ट द ऑल ओवर प्रोडक्शन for all the goods and services within the territory of a country in a particular period. और इस केस में वो पीरियड एनुअली होता है, 1 साल का होता है. ये नेशनल इनकम का कॉन्टेक्स्ट है आपके लिए. अब इसमें कुछ टर्म्स यूज होते हैं, इसको इजीली एक्सप्लेन कर सके इसलिए. तो फर्स्ट टर्म इज गोइंग टू बी फैक्टर कॉस्ट. देखो फैक्टर कॉस्ट क्या है, इसको सप्लाई चेन मैकेनिज्म से समझो. जो भी आपकी किसी भी प्रोडक्शन लाइन की सप्लाई चेन होती है ना, उससे समझो. तो सबसे पहले क्या है कि रॉ मटेरियल्स जो हैं वो प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं. उस प्रोडक्शन में यूज होने में क्या है, कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिसमें से रॉ मटेरियल इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तो इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, यूज कर रहा है, तो उसकी कुछ कॉस्ट होगी. उन्हीं सब चीज़ों की कॉस्ट को ऐड करके फैक्टर प्राइस आता है. जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे डायरेक्ट कॉस्ट हैं. ये आपको सामने दिख रहे हैं कि ये इन सब चीज़ों पे मैं पैसा लगा रहा हूँ. बट इसके अलावा भी कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट भी हैं, जैसे कि वेजेस हैं जो आप मतलब किसी को पे करते हो. रेंट है जो आप प्रॉपर्टी आपने लीज पे ले रखी है या फिर रेंट पे ले रखी है. इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो आपने लोन ले रखा है, ठीक है. और प्रॉफिट्स हैं. इसमें देख लो डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये फैक्टर कॉस्ट के लिए है. किसके लिए यूज हो रहा है, जो प्रोड्यूसर को जो कॉस्ट पड़ती है, ये फैक्टर कॉस्ट है. इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट है बेसिक प्राइस का. बेसिक प्राइस कुछ भी नहीं है. सप्लाई चेन में आगे बढ़ोगे, जब प्रोड्यूसर किसी बायर को सेल करता है, एक बात आप ध्यान देना, जब प्रोड्यूसर से मार्केट में प्रोडक्ट आता है तो उसके बीच में इंटरमीडियरीज होते हैं. जब ये प्रोड्यूसर है, ये मार्केट है, तो ये डायरेक्ट मार्केट में नहीं सेल करता है कोई भी प्रोड्यूसर. इसके बीच में कुछ ना कुछ रिटेलर्स होते हैं, ठीक है. होलसेल की शॉप्स होती हैं. इसके बीच में जिसको डायरेक्टली सेल कर रहा है, मतलब रिटेलर की अगर बात कर ले, तो वहां पे जो रिटेलर को सेल करेगा उस चीज का प्राइस क्या होगा, उसको देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं. फैक्टर कॉस्ट हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, उसमें प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी जो है वो हमने अप्लाई कर दी. अब देखो प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी है क्या, मतलब कह तो दिया कि प्रोडक्शन का टैक्स है, प्रोडक्शन पे जो लगता होगा. इसमें एक बात ध्यान देना, प्रोडक्शन टैक्स जो है वो किसी पर्टिकुलर बिजनेस पे अप्लाई होता है. जैसे मान लो कि इस पर्टिकुलर बिजनेस जो ऑटोमोबाइल का है, इसके ऊपर प्रोडक्शन टैक्स लग रहा है 10 लाख रुपीस पर ईयर. और ये कितने यूनिट्स बना रहे हैं, 100 यूनिट्स बना रहे हैं, मतलब 10 लाख रुपीस लग रहा है, ठीक है. 10 लाख रुपीस लग रहा है. क्या ये प्रोडक्शन टैक्स जो है, क्या ये डिपेंडेंट होगा आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे, या पर यूनिट जितनी आप यूनिट प्रोड्यूस करें उस पर डिपेंडेंट होगा? क्या प्रोडक्शन टैक्स डिपेंडेंट होगा नंबर ऑफ यूनिट्स पे? आंसर है नो. ये नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है. जितनी भी आप नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो उस पर नहीं करता है. जो फैक्टर्स आप यूज कर रहे हो उसके ऊपर टैक्स होता है ये. जो भी आप प्रोडक्शन के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहे हो उसके ऊपर टैक्स होता है ये, ठीक है. तो प्रोडक्शन टैक्स हो गया, प्लस आपको जो सब्सिडी मिल रही है उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे. जैसे लैंड पे सब्सिडी मिलती है, राइट. जैसे इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी मिलती है, तो ये पर यूनिट तो मिलती नहीं सब्सिडी की. आप एक प्रोडक्ट निकाल ले, उस पर इलेक्ट्रिसिटी की इतनी सब्सिडी होगी.
ये आपको उस हिसाब से मिलती है कि भाई आपने इतना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की, आपको इतनी सब्सिडी है। तो पर यूनिट से कहीं डिटरमाइन नहीं होता है, पर यूनिट ऑफ मैं बोल रहा हूँ जो फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसके ऊपर, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, तो इट डज नॉट डिपेंड, ठीक है। अब मार्केट प्राइस पे आते हैं। मार्केट प्राइस क्या है? पेड बाय द कंज्यूमर्स फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विस इंक्लूडिंग डायरेक्ट इंक्लूडिंग ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि जीएसटी है, ठीक है, आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स है, और एक्सक्लूड करता है किसी भी प्रोडक्ट स्पेसिफिक सब्सिडीज को। देखो इसके लिए फार्मूला क्या है? मार्केट प्राइस इज इक्वल टू बेसिक प्राइस जो ऊपर कैलकुलेट किया था प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट टैक्सेस कैसे हैं? देखो 10% जीएसटी। 10% जीएसटी का मतलब क्या है? क्या ये पर यूनिट लग रहा है? क्या ये पर यूनिट लग रहा है? तो आंसर है यस। प्रोडक्ट टैक्सेस, प्रोडक्ट सब्सिडीज आर पर यूनिट, वाइल प्रोडक्शन टैक्सेस आर नॉट पर यूनिट। ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसमें बेसिक प्राइस का फॉर्मूला अगर हम फाइनल मार्केट प्राइस में बेसिक प्राइस को एक्सपेंड कर दे फैक्टर कॉस्ट के टर्म में, तो बेसिक प्राइस क्या था? फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज। और इसमें क्या और जोड़ दें? ऊपर क्या लिखा है? प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज, ठीक है। तो इसका फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस का फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा मार्केट प्राइस का? कि फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्शन, ये टैक्सेस हो गए, और माइनस प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्शन, ये सब्सिडीज हो गई, ठीक है। ये सारी चीजें जुड़ के आपको मार्केट में यही प्राइस पड़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कंपैरिजन कुछ आप इसमें दे रखा है, बेसिक प्राइस, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का। देख लो, थोड़ा थोड़ा देखते हैं। एक्सक्लूड्स प्रोडक्ट स्पेसिफिक टैक्सेस। क्या प्रोडक्ट स्पेसिफिक टैक्सेस को कौन कौन सा? देखो प्रोडक्ट स्पेसिफिक टैक्सेस डायरेक्ट किस में आ रहे हैं? मार्केट प्राइस में। तो इन दोनों में तो एक्सक्लूड हो गए। इसके अलावा प्रोडक्शन सब्सिडीज, ये सारी चीजें देखो आप फॉर्मूले से बैठा लो, ये डिस्क्रिप्शन में आपको समझ में आ जाएगा। फैक्टर कॉस्ट में देखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं दे आर गेटिंग इंक्लूडेड, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल। उसके बाद इसके ऊपर प्रोडक्शन टैक्सेस लग जा रहे हैं और प्रोडक्शन सब्सिडीज, जो मैंने आपको बताया था कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे लगते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे प्रोडक्शन टैक्सेस ये लगते हैं, प्रोडक्शन सब्सिडी मिलती है, इसको प्लस कर दिया टैक्सेस को, सब्सिडीज को माइनस कर दिया। अब सब्सिडीज हम हमेशा सोचते हैं कि ये तो मतलब ऐड होनी चाहिए और टैक्सेस तो सब्सट्रैक्ट होनी चाहिए। तो बात ध्यान दो, यहाँ प्रोडक्शन साइड की बात चल रही है, ठीक है, कॉस्ट की बात चल चल रही है यहाँ पे, कॉस्ट की बात चल रही है। तो कॉस्ट की जब भी बात होगी तो टैक्स ऐड होंगे और सब्सिडी माइनस होगी, ठीक है। इसी तरह जब इसमें प्रोडक्ट टैक्सेस जोड़ देंगे, जब फाइनल कंजम्पशन होगा तो वहां पे फाइनल कंजम्पशन पे क्या होता है? फाइनल कंजम्पशन पे जीएसटी लगता है या वैट लगता है। तो फाइनल कंजम्पशन जब मार्केट में हो रहा है फाइनल कंजम्पशन, तो वहां पे प्रोडक्ट टैक्सेस भी लग रहे हैं और प्रोडक्ट सब्सिडी माइनस हो रही है। अब देखो इसमें सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, मेनली आपके सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में आप पढ़ोगे तो आपके सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में तीन आप सेक्टर्स मेनली पढ़ते हो, हालांकि चार क्वार्टरनरी भी एक इसमें सेक्टर ऐड कर दिया जाता है। अब इसमें देखो आपका प्राइमरी सेक्टर क्या है? सेक्टर्स इन्वॉल्व्स द एक्सट्रैक्शन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब इसमें क्या है? रॉ मटेरियल्स का जहां से आप लेकर आ रहे हो, ठीक है। इट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड सिमिलर एक्टिविटीज। जहां से रॉ मटेरियल्स आप लेके आ सकते हो, ठीक है, वो सारे के सारे जो है वो कहाँ कैलकुलेट किए जाएंगे? वो प्राइमरी सेक्टर में। इसमें कुछ एग्जांपल देख लो। फार्मिंग है, ठीक है, आप अ, मतलब फार्मिंग कर रहे हो, कोल माइनिंग है जहाँ पे आप नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, माइन कर रहे हो, फिशिंग है, रॉ मटेरियल है फिशेस, टिम्बर हार्वेस्टिंग है, आप वुड हार्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। ये सारे सारे प्राइमरी सेक्टर में आ गए। सेकेंडरी सेक्टर क्या है? टेक्स रॉ मटेरियल्स। अब ये रॉ मटेरियल आपने लिया, ये रॉ मटेरियल लिया, अब इसके ऊपर क्या कर दिया? प्रोसेसिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेसिंग कर दी। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? किसी फिनिश्ड गुड में, ये किसी फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट हो गया। ये सारे के सारे किस चीज में आते हैं? सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग टू ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, ठीक है। अब इसमें देख लो, स्टील प्रोडक्शन हो रहा है अगर आयरन ओर से, सो इट इज गोइंग टू बी सेकेंडरी।
सेक्टर, क्योंकि आयरन में आप कुछ कार्बन मिलाते हो, कुछ क्रोमियम मिलाते हो, ठीक है, तो इससे फिर जाके स्टील बनता है। कार मैन्युफैक्चरिंग है, पूरा प्रोसेस लगा है, असेंबली लाइन लगी हुई है पूरी, ठीक है। टेक्सटाइल प्रोडक्शन है, पूरी की पूरी आपकी सप्लाई चेन है यहाँ पे, ठीक है। अब ये केवल प्रोडक्शन तक की जहां पे बात चल रही है, वहां तक प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर आते हैं। अब कंजम्पशन की ओर जब हम जाएंगे तो तीसरा सेक्टर कौन सा आएगा? जब कंजम्पशन की ओर लेकर जाना है फिनिश्ड गुड को, तो तीसरा सेक्टर आता है टर्शरी सेक्टर, प्रोवाइड सर्विसेज रेदर देन टेंजिबल गुड्स। यहाँ पे अब कुछ प्रोसेसिंग नहीं हो रही, ठीक है। जितना होना था प्रोसेसिंग सेकेंडरी तक हो चुकी है, जितना रॉ मटेरियल आना था प्राइमरी तक आ चुका है। इट इनकम्पासेस एक्टिविटीज दैट सपोर्ट ट्रेड, कंज्यूमर सर्विसेज एंड डिलीवर बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज। हमने पढ़ा है कृषि चैनल जैसे डीडी किसान है, वो क्या है? सर्विस तो है, प्राइमरी, आपके प्राइमरी सेक्टर की एक सर्विस है, टर्शरी सर्विस मिल रही है उसको, डीडी किसान, ठीक है। आपके फार्मिंग को डीडी किसान हुई, या फिर इसके अलावा आपके जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, दीज आर सर्विसेज, राइट। जैसे बैंकिंग है, रिटेल है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, हॉस्पिटैलिटी है। फार्मिंग की बात कर लें तो स्टोरेज है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्केटिंग है, ब्रांडिंग है, ऑल दीज आर टर्शरी सेक्टर सर्विसेज, ठीक है। लास्ट वन इज क्वाटरनरी सेक्टर। क्वाटरनरी सेक्टर क्या है? इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, नॉलेज, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये फोकस इसका किसके ऊपर है? आर एंड डी इनोवेशन के ऊपर है, ठीक है। आर एंड डी इनोवेशन के ऊपर इसका फोकस है। इसमें देखो क्या है, इज क्रूशियल फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, रिसर्च एंड इनोवेशन विच ड्राइव मॉडर्न इकोनॉमिक्स टुवर्ड्स हायर प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। आप एक बात ध्यान रखो, इंडस्ट्रियल ग्रो रिवोल्यूशन जो आया था, वो उसमें कुछ रिसर्च लगी होगी, कुछ इनोवेशन हुआ होगा, वो सारा का सारा सेकेंडरी सेक्टर के लिए हम जानते हैं। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को हम किस लिए जानते हैं? सेकेंडरी सेक्टर के लिए जानते हैं। बट इस तक पहुंचने के लिए, यहाँ मतलब यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको क्या लगा होगा? कुछ रिसर्च लगा होगा, कुछ रिसर्च, कुछ डिस्कवरी, कुछ इनोवेशन, ये सारी चीजें लगी होंगी। वो सब कहाँ से आ रही है? वो क्वाटरनरी सेक्टर से आ रही है। इनफैक्ट एग्रीकल्चर की बात करो तो किसी ने सोचा होगा कि डोमेस्टिकेशन करना है प्लांट्स, और जो वाइल्ड प्लांट वैरायटीज हैं उनका डोमेस्टिकेशन करना है, किसी ने तो सोचा होगा। तो उस वक्त भी क्वाटरनरी सेक्टर एग्जिस्ट करता था। इसमें एक चीज मैं ऐड ऑन कर दे रहा हूं आपके नोट्स में, वो है क्विनरी सेक्टर, क्योंकि यूपीएससी हैज आस्क्ड इट। देखो क्विनरी सेक्टर क्या है? ये हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन है। व्हेन यू आर गोइंग टू बी ब्यूरोक्रेट, आप कोई आईएएस बनते हो, कोई आईपीएस बनते हो, मान लो आप पुलिस सर्विसेज के लिए पॉलिसी मेकिंग कमेटी में हो, आप पॉलिसी मेकिंग कमेटी में, लेट अस से यू आर अबाउट एग्रीकल्चर, आप डिसाइड कर रहे हो कि नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे कौन सी पॉलिसीज इंप्लीमेंट होंगी। आप हाई लेवल नॉलेज बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। इन दैट केस योर सेक्टर इज गोइंग टू बी क्वाटरनरी सर्विसेज, ठीक, सॉरी क्विनरी सर्विसेज। जैसे कि कॉर्पोरेट लीडरशिप है, सीईओज हैं, ठीक है, सीईओज हैं, एमडी हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं, जुडिशरी है हायर लेवल्स पे। जुडिशरी क्या कर रही है? जुडिशियल इनोवेशन करके बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दे रही है। तो ये क्वाटरनरी सर्विसेज में हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं। जैसे आपकी विशाखा गाइडलाइंस बनाई है 1997 की आपकी जुडिशरी ने, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ताकि वीमेन का सेक्सुअल हरासमेंट ना वर्क प्लेस पे। तो ये पॉलिसी मेकिंग जुडिशरी ने की है, तो ये क्विनरी सेक्टर है। चलो इसमें ज़्यादा वेट नहीं करते हैं, टाइप्स ऑफ गुड्स में देख लो, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या है? कैपिटल गुड्स आर द गुड्स विच आर यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि आप फाइनल फाइनल कंज्यूम नहीं करते हो। जो अगर आप फाइनल कंज्यूम कर लोगे तो उसका कोई कैपिटल गुड्स में कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जैसे कि मशीनरी है, बिल्डिंग इक्विपमेंट्स है, टूल्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारे के सारे किस चीज़ में आते हैं? कैपिटल गुड्स में, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं अपना कैपेक्स बढ़ाने को। आप इकोनॉमी में बोलते हैं, जब बजट आता है, वी यूज टू टॉक अबाउट ही व्हाट इज द कैपेक्स। बोलते हैं कैपेक्स हर साल बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स दैट आवर इकोनॉमी इज मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? बेस तैयार कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर लगा के। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ होता है? यहीं पे होता है वो कैपिटल गुड्स में, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? जो कि इनपुट्स की तरह यूज होते हैं। जैसे मान लो ये रॉ मटेरियल है, इसके बीच में कुछ इंटरमीडिएट गुड 1 आया, इंटरमीडिएट गुड 2 आया। तो ये सारे जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, ये फाइनल गुड का जो प्रोडक्शन हो, फिनिश्ड प्रोडक्ट जो बना रहे हैं, ये जो फिनिश्ड प्रोडक्ट
फिनिश्ड प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, इसके बीच में कुछ इंटरमीडिएट गुड्स लग रहे हैं, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल क्या है, फ्लावर है फॉर बेकिंग, आटा है यूज हो रहा है, रॉ मटेरियल्स हैं, दीज आर ऑल गोइंग टू बी इंटरमीडिएट गुड्स। व्हाट अबाउट द फाइनल गुड्स, जो आप डायरेक्टली कंज्यूम कर सकता है कोई कंज्यूमर, जैसे कार्स है, अप्लायंसेज हैं, क्लोथिंग है, ठीक है। ये क्लोथ्स पहन रखे हैं, ये माइक यहाँ लगा रखा है, ठीक है, ये सिस्टम पूरा यहाँ पे चल रहा है, तो ये सब सारे क्या है, ये फाइनल गुड्स हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम को देखो, जीडीपी से ही डिराइव होता है। जीडीपी कैलकुलेशन का फॉर्मूला इंडिया में क्या है, इंडिया यूजेज जीडीपी कैलकुलेशन फॉर्मूला के लिए इंडिया क्या यूज करता है, आपका एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड यूज करता है। इसमें क्या है, जीडीपी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टू अवॉइड डबल काउंटिंग, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स विच आर यूज टू प्रोड्यूस फाइनल गुड्स आर एक्सक्लूडेड। इंटरमीडिएट गुड्स अगर बार बार काउंट करते रहोगे तो फाइनल गुड्स भी काउंट कर रहे हो, और उसमें फिर इंटरमीडिएट गुड्स की भी वैल्यू काउंट कर लेंगे, तो डबल काउंटिंग हो जाएगा। इसलिए केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है उसको काउंट करते हैं। अब इसका फॉर्मूला देखो, सीजीआई जो आजकल वीएफएक्स में बहुत यूज हो रहा है, आपकी मूवीज में बहुत यूज होता है, तो सीजीआई याद कर लो, ठीक है। इसमें एक्स माइनस एम, ठीक है, सीजीआई प्लस एक्स माइनस एम। अब इसमें सीजीआई क्या है, सी क्या है, ये प्राइवेट कंजम्पशन है, जो हाउस होल्ड लेवल पे कंज्यूम हो रहा है। प्राइवेट मतलब जो गवर्नमेंट के अलावा हम आप जैसे लोग जो है कंज्यूम कर रहे हैं, विच इज कंजम्पशन, ठीक है, प्राइवेट कंजम्पशन। जी क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कितना एक्सपेंड कर रही है, ठीक है। गवर्नमेंट किसी भी सर्विसेज को प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या स्पेंड कर रही है, दैट इज गोइंग टू बी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। वो सब्सिडीज के फॉर्म में हो सकता है, वो पब्लिक सर्विसेज के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। आई क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जितना भी इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा आपकी इकोनॉमी में हो रहा है, वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों हो सकता है। प्लीज डू रिमेंबर इट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसके अलावा एक्स माइनस एम क्या है, देखो एक्स क्या है, एक्सपोर्ट है, ये नेट एक्सपोर्ट्स हैं, जितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, नेट एक्सपोर्ट तो नहीं बोलेंगे, एक्सपोर्ट है आपका, ठीक है। और एम क्या है, इंपोर्ट है, टोटल इंपोर्ट कर रहे हो, जितना भी एक्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, जब भी इंपोर्ट कर रहे हो, वो सारा इसमें इंक्लूडेड है। कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी कैन बी डन एज एट ऑन अ क्वार्टरली, मंथली, हाफ ईयरली और एनुअल बेसिस। इन सबको आप इस स्पेसिफिक पीरियड पे मतलब कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, कंजम्पशन का दिया हुआ है, जो मैंने बताया, स्पेंडिंग बाय हाउस होल्ड्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ये कंजम्पशन है। इन्वेस्टमेंट क्या है, रिफर्स टू बिजनेस स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स दैट विल बी यूज फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। दिस इंक्लूड्स फैक्ट्री, मशीनरी एंड हाउसिंग कंस्ट्रक्शन। एक थोड़ा सा करेक्शन चाहता हूं मैं, इन्वेस्टमेंट जो है वो बिजनेस स्पेंडिंग है, नॉट पब्लिक स्पेंडिंग। पब्लिक स्पेंडिंग इज ऑलरेडी गोइंग टू बी काउंटेड इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है, ये इसमें काउंट हो जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या है, इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर बाय ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसमें देखो दो तरह का हो सकता है, जैसे सैलरीज दे रहे हो, डिफेंस में खर्च कर रहे हो, सैलरीज दे रहे हो, तो ये एक तरीके का क्या हो गया, इसको बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो ये सारी के सारे एक्सपेंडिचर आर गोइंग टू बी काउंटेड। इसके बाद एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाला आपको बता दिया। एक्स माइनस एम क्या होता है, ये खुद नेट एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, टोटल टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट, ठीक है। अब इसमें टाइप्स ऑफ जीडीपी देख लो, नॉमिनल और रियल, दो तरह की जीडीपी होती हैं। नॉमिनल क्या होती है, करंट मार्केट प्राइसेस, इस समय मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसके बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है। जैसे इस समय मार्केट में प्राइस चल रहा है ₹50 पर केजी, मान लो आपका ओनियन का कॉस्ट चल रहा है, प्याज का कॉस्ट चल रहा है, तो आप इस मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करोगे नॉमिनल जीडीपी ओनियन की, ठीक है। ओनियन का क्या कंट्रीब्यूशन है नॉमिनल जीडीपी में। रियल जीडीपी की बात करोगे तो ये इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट करता है। रियल जीडीपी क्या करती है, इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट करती है हमेशा, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग द एक्चुअल ग्रोथ इन द इकोनॉमी। इसमें हमेशा इन्फ्लेशन एडजस्टेड रहेगा, इसको इसलिए बोलते हैं ये कांस्टेंट प्राइसेस पे कैलकुलेट होती है, ठीक है। कांस्टेंट प्राइसेस मतलब जैसे मान लो कि लास्ट 2 ईयर पहले बेस ईयर क्या है, अभी 2026 चल रहा है, 2024 है, तो 2024 के रिस्पेक्ट में अगर हम प्राइस उतना ही रख के, 2024 में प्याज की कॉस्ट जो है ओनियन की ₹30 पर केजी थी, अगर हम ₹30 पर केजी इंटू प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे तो ये जीडीपी जो है रियल जीडीपी का आएगा। अभी कितना हो गया, ₹50 पर केजी ड्यू टू इन्फ्लेशन, ठीक है। तो जो कांस्टेंट प्राइसेस पे कैलकुलेट होता है वो रियल जीडीपी, और जो करंट प्राइसेस पे कैलकुलेट होता है वो नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हो।
रियल जीडीपी का भी दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन, मेजर्स द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बट इट एडजस्ट फॉर प्राइस चेंजेस बाय यूजिंग कांस्टेंट प्राइसेस। ठीक है, जैसे बेस ईयर लिया हुआ है इन्होंने, यू कैन रीड मोर फ्रॉम द नोट्स। ठीक है, डिफरेंस क्यों मैटर करता है ये देख लो एक बार। जैसे रियल जीडीपी जेन्युइनली ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ, ये शो करता है कि इकोनॉमी किस टर्म में ग्रो कर रही है, क्योंकि ये एक्चुअल प्रोडक्शन को बताता है। नॉमिनल जीडीपी क्या बताता है? एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू करंट प्राइस। ठीक है, ये करंट प्राइस को बताता है, इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड है। लेकिन जैसे ही रियल जीडीपी की ओर आते हैं हम, रियल जीडीपी क्या बताना शुरू करती है? एक्चुअल प्रोडक्शन। और ये करंट प्राइस को हटा के यहाँ पे, क्योंकि हम कांस्टेंट प्राइस रखते हैं, तो इन्फ्लेशन कांस्टेंट प्राइस रखते हैं, तो इन्फ्लेशन की जगह खत्म हो जाती है। ठीक है, अब इकोनॉमिक हेल्थ को बताता है, ये सारी चीजें आप पढ़ लोगे। इसके बाद इसमें कुछ कुछ केसेस दिए हुए हैं, जैसे एक आध दो केस देखते हैं। जैसे प्रोडक्शन जो है कांस्टेंट है, प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है। प्रोडक्शन कांस्टेंट है, प्राइस लेवल जो है इंक्रीज हो रहा है। प्राइस लेवल देखो वो नॉमिनल जीडीपी को इंक्रीज करेगा, बट रियल जीडीपी क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएशन को हमेशा माइनस करके चलता है, कांस्टेंट प्राइसेस पे होता है, तो प्राइस लेवल इंक्रीज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, तो वो कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह अगर मान लो कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, प्राइस लेवल कांस्टेंट है, तो नॉमिनल जीडीपी तो इंक्रीज होगा। प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, प्राइस लेवल कांस्टेंट है, तो इसमें रियल और नॉमिनल जीडीपी दोनों के दोनों जो हैं, दे आर गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, दे आर गोइंग टू इंक्रीज। इसके बाद इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है? आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं, इज ए मेजर ऑफ ए कंट्रीज इकोनॉमिक आउटपुट आफ्टर अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन को अकाउंट करने के बाद जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है दैट इज कैलकुलेटेड। ओके, जैसे जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन किसका होगा? डेप्रिसिएशन किसका होगा आप सोचो, जो आप कैपिटल गुड्स यूज कर रहे हो ना, कैपिटल गुड्स, मैंने मान लो मशीनरी यूज कर रहा हूं मैं कोई, ठीक है, 50 लाख की मैंने बाई की थी, अब उसका डेप्रिशिएट होके एक साल में उसकी वैल्यू घट के 40 लाख हो गई, तो वो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे हम, इस साल उस डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे हम। ठीक है, इस साल उस डेप्रिसिएशन को हम माइनस कर देंगे। अब इसमें बार बार ये बात होती है कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को भाई कैलकुलेट, मतलब एक दूसरे को कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ये फॉर्मूला बता दे रहा हूं। रियल जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100। ठीक है, इससे कैलकुलेट करते हैं, इसको जीडीपी डिफ्लेटर से डिवाइड कर देंगे। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? ये बता रहा है कि आपकी जीडीपी जो है कांस्टेंट प्राइसेस पे किस तरह वर्क करती। ठीक है, कांस्टेंट प्राइसेस पे किस तरह वर्क करती, तो इसको जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं। जाहिर सी बात है, हर साल कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन रहेगा, तो डिफ्लेटर लगाएंगे तभी हम रियल जीडीपी के आ सकेंगे। देखो, नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन इंक्लूडेड है, इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड नहीं है, तो यहां से यहां तक पहुंचना है, नॉमिनल से अगर हमको रियल तक पहुंचना है तो इन्फ्लेशन को हटाना पड़ेगा, और इन्फ्लेशन को हटाने के लिए उसका अपोजिट लेकर आएंगे, वो है डिफ्लेटर। ठीक है, लॉजिक याद रखो। लिमिटेशन ऑफ जीडीपी आपको बता दे रहा हूं, मीन्स स्पेसिफिक है बट ऑप्शंस के फॉर्म में आ सकता है। ये रिफ्लेक्ट नहीं करता इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको एक एवरेज पर कैपिटा बता रहा है, पर इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ये आपको नहीं बता रहा। नॉन मार्केट एक्टिविटीज को इग्नोर करता है। देखो, फिनिश्ड गुड की हमेशा बात करते हैं, जैसे चाइल्ड केयर हुआ, कुकिंग हुआ, वॉलंटियर वर्क हुआ। ठीक है, क्योंकि ये मार्केट मोनिटाइज नहीं है, इसको हम बोलते हैं केयर इकोनॉमी। ये मोनेटाइज नहीं है हमारे देश में बहुत हद तक, तो इसको कैलकुलेट नहीं करता। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है, ठीक है, इन्वायरमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इसको कैलकुलेट नहीं करता। इसके लिए एक टर्म आया था, ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन। उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू अप्लाई इट। उत्तराखंड ने इसको ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन को यूज करने की बात की थी। आई थिंक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश था। ठीक है, उन्होंने बात की थी ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन की। ठीक है, डोंट मेजर द वेल बींग, ये बताता नहीं कि वेल बींग क्या है, मतलब एक्चुअल लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, और समवन इज हैप्पी और नॉट, तो हैप्पीनेस नहीं बताता ये, वेल बींग नहीं बताता ये। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, डेप्रिसिएशन हटा देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे जीडीपी में से। जीएनपी की बात करो, जीडीपी वर्सेस जीएनपी, देखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी इज व्हाट? अ जियोग्राफिकल फिनोमिना। जियोग्राफिकल मतलब अगर ये इंडिया की टेरिटरी है, इसके अंदर कोई भी प्रोडक्शन कर रहा है, कोई भी प्रोडक्शन से मतलब मान लो इंडियंस कर रहे हैं प्लस जैसे रेसिडेंट नॉन इंडियंस कर रहे हैं, फॉरेनर्स कर रहे हैं,
ठीक है, जैसे एमएनसीज भी प्रोडक्शन कर रही हैं, इंडिया के अंदर प्रोडक्शन कर रही हैं, नॉन इंडियंस भी इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, दैट ऑल्सो इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड हियर। ठीक है, यहाँ पे अगर इसी टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है। व्हाट अबाउट जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? ये क्या कैलकुलेट करता है? ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय ए कंट्रीज रेसिडेंट्स रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे आर लोकेटेड, ठीक है, ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड। अब देखो, जो कंट्री के रेसिडेंट्स हैं वो इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, इंडिया के बाहर जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड हियर। ठीक है, while GDP measures production within a country's borders, GNP includes income earned by citizens abroad and excludes income earned by foreign nationals or companies within the company। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो गया? GNP इक्वल टू GDP प्लस नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड का मतलब इनकम अर्नड बाई रेसिडेंट्स अब्रॉड। हमारे जो एनआरआईज गए हैं बाहर, वो कुछ पैसा कमा रहे हैं, वही रेमिटेंस भेजते हैं, बहुत अच्छा खासा रेमिटेंस भेजते हैं, उसमें से माइनस कर दो जो फॉरेनर्स इंडिया आके पैसा कमा रहे हैं, तो ये क्या हो गई? नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड हो गई, क्योंकि फॉरेनर्स भी इंडिया से पैसा निकाल के बाहर ले जा रहे हैं और इंडियंस जो हैं वो बाहर से पैसा कमा के इस देश में भेज रहे हैं। तो ये सारी इनकम्स का, इन सभी इनकम्स का जो नेट कैलकुलेशन है उसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। इसी को जीडीपी में ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? जीएनपी आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो कुछ कुछ एग्जांपल दिए हैं। कार मैन्युफैक्चर इन इंडिया बाय एन इंडियन कंपनी, तो वो जीडीपी जीएनपी दोनों में आएगा। कार मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय फॉरेन कंपनी, कंपनी फॉरेन है बट इंडिया में हो रहा है, तो टेरिटरी तो इंडिया की है, तो इसमें जीडीपी में इंक्लूड होगा, बट सिटीजन इंडिया का नहीं है जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो जीएनपी में इंक्लूड नहीं होगा। कार मैन्युफैक्चर्ड अब्रॉड बाय एन इंडियन कंपनी, अब्रॉड मैन्युफैक्चर कर रहा है, टेरिटरी चेंज हो गई, इंडियन टेरिटरी डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर चला गया, तो जीडीपी में नहीं, जीएनपी में इंक्लूड। ठीक है, प्रॉफिट्स अर्न बाय ए यूएस कंपनी, कंपनी सब्सिडियरी इन इंडिया। देखो, कोई यूएस कंपनी की सब्सिडियरी है, मान लो जॉनसन एंड जॉनसन इंडिया में सब्सिडियरी डाल रखी है और वो प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो जीडीपी में दैट इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड। जीएनपी में नो, क्योंकि ओनरशिप किसके पास है? नॉन इंडियन के पास। इसके बाद देखो, परचेज ऑफ शेयर्स इन एन इंडियन कंपनी बाई फॉरनर्स। फॉरनर जो हैं अगर इंडियन कंपनी में कुछ शेयर परचेज करते हैं तो वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि प्रोडक्शन का रियलाइजेशन नहीं हो रहा है ना, कोई प्रोडक्शन में रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, इट इज नॉट गोइंग टू बी हियर। और ये केवल एक ट्रांजैक्शन में, इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन में काउंट हो रहा है, ना कि प्रोडक्शन में। कोई फिनिश्ड गुड और सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहा इनका ये इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड फ्रॉम इंडिया। देखो, एक्सपोर्ट जो है डोमेस्टिक प्रोड्यूस होंगे तभी ना एक्सपोर्ट हो पाएंगे, तो जीडीपी का तो पार्ट है। और जीएनपी में क्यों होंगे? क्योंकि इंडियन से प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, इंपोर्ट मैंने ऊपर जीडीपी का फॉर्मूला लिखाया था आपको, जीडीपी का फॉर्मूला लिखाया था, उसमें बताया था मैंने कि इंपोर्ट भी माइनस करते हैं। ठीक है, इंपोर्ट ये माइनस करते हैं, तो ना कि तो जीडीपी में भी इंक्लूड नहीं होगा और जीएनपी में भी नहीं होगा। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। लिमिटेशन जीडीपी, सॉरी, जीएनपी का थोड़ा बहुत पढ़ लिया हमने। एनएनपी देखो, जीएनपी में से डेप्रिसिएशन, जैसे ये हमने आपका एनडीपी निकाला था, एनडीपी क्या था? जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया था। ठीक है, इसी तरह एनएनपी निकालेंगे तो एनएनपी में क्या होगा? जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। ठीक है, ये इसका डायग्राम बना हुआ है। इसके बाद पर्सनल इनकम, बार बार दे आर गोइंग टू आस्क कि पर्सनल इनकम क्या है, तो अभी नेशनल इनकम ऊपर लगा निकाला था, सी प्लस जी सी जी आई प्लस आई प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट क्या है? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, ये सारा नेशनल इनकम में आ गया। इसमें से अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट को माइनस कर दो। क्यों माइनस कर दो पर्सनल इनकम में? क्योंकि कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स जो हैं आर नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ योर पर्सनल इनकम। ठीक है, हमारे पर्सनल इनकम का पार्ट नहीं होने वाले हैं। देख लो कौन रिसीव करता है इसको पहले, इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड्स इन ए कंट्री इंक्लूडिंग वेजेस, सैलरीज, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट एंड गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स। अब ये प्रॉफिट निकाल के ही आपको पेमेंट करते हैं, तो प्रॉफिट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट निकाल दो। कॉर्पोरेट जो टैक्स पे करके ही आपको पेमेंट करते हैं, तो टैक्स भी निकाल दो इसमें से। प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट क्या है? आपको बिना पेमेंट, विदाउट लेबर, बिना काम किए जो पैसा आ रहा है, ठीक है, रेमिटेंस आ रहा है आपको, तो ट्रांसफर पेमेंट में दैट विल बी इंक्लूडेड इन द पर्सनल इनकम। क्योंकि आपको मान लो विदेश से सम लाइक योर ब्रदर और सिस्टर इज सेंडिंग यू मनी, आप उसके लिए काम तो कर नहीं रहे हो, बट स्टिल आपकी वो पर्सनल इनकम का पार्ट जरूर है। ठीक है, ओके। इसमें एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम को पर्सनल इनकम के कॉन्टेक्स्ट में देखो, पर्सनल इनकम में से पर्सनल इनकम टैक्स माइनस कर दोगे, मतलब मेरे हाथ में कितने पैसे बचे
मेरी सीटीसी कितना है, 6 लाख रुपए मेरा कॉस्ट टू कंपनी है। मुझे कंपनी, मेरे जो बैलेंस शीट बन रही कंपनी की, उसमें मेरे लिए कॉस्ट टू कंपनी दिखाया गया है, इस बंदे को 6 लाख रुपए दिए जा रहे हैं पर ईयर। अब उसमें से मैं 1 लाख रुपए अगर टैक्स पे कर दे रहा हूँ, पर मतलब इनकम टैक्स पे कर दे रहा हूँ, तो कितना मेरा डिस्पोजेबल इनकम कितना बचा, मेरे हाथ में कितने पैसे आ रहे हैं, 5 लाख, 6 - 1, ये डिस्पोजेबल इनकम है, खर्च करने वाली इनकम। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये बार बार यूज होता है आपका इन्वेस्टमेंट को दिखाने के लिए। देखो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, नेट इंक्रीज इन फिजिकल एसेट्स विद इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड। कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, एसेट फॉर्मेशन। और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मतलब जितने टोटल एसेट फॉर्मेशन हो रहे हैं, जितने इंक्रीज हो रहे हैं, उसको ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्ट्स इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स सच एज बिल्डिंग्स, मशीनरी, इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो GFCF ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल, ये किसमें, फिक्स्ड कैपिटल में जो इंक्रीज हो रहा है, फिक्स्ड कैपिटल में एक ईयर में जो इंक्रीज हो रहा है, दिस इज गोइंग टू बी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और अगर टोटल कैपिटल की बात करेंगे तो क्या आता है, GCF ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ये दोनों फिक्स्ड कैपिटल में इंक्रीज प्लस वर्किंग कैपिटल दोनों में इंक्रीज होगा, जो इंक्रीमेंट है, दैट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंस, यू कैन रीड मोर अबाउट इट फ्रॉम द नोट्स। कंपोनेंट्स ऑफ GFCF देखो, बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, मशीनरी इक्विपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारे के सारे फिक्स्ड एसेट्स हैं। फिक्स्ड एसेट्स आपको मैं बता देता हूँ, फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है। फिक्स्ड कैपिटल होती है डज नॉट गेट कंज्यूम्ड, प्रोडक्शन में कंज्यूम नहीं होती, रॉ मटेरियल जैसे कंज्यूम हो जाता है प्रोडक्शन में, इट डज नॉट गेट कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में कंज्यूम नहीं होती। ठीक है, तो ये फिक्स्ड कैपिटल में आ गया। इसमें देख लो, ये सारी चीजें प्रोडक्शन में कंज्यूम नहीं होती। एंड व्हाट अबाउट द वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या है, ये प्रोडक्शन में कंज्यूम हो जाती है, जैसे पेट्रोल लग रहा है ट्रांसपोर्टेशन में, वर्किंग कैपिटल है। ठीक है, अब देखो GFCF क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन। जितना भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है फिक्स्ड एसेट में, प्लस उन फिक्स्ड एसेट का ईयरली डेप्रिसिएशन हो रहा है, कितनी उनकी वैल्यू कम हो रही है ईयरली, उसको माइनस कर देंगे। चैलेंजेस और ये सब आप देख लीजिएगा, सिग्निफिकेंस यू कैन रीड मोर अबाउट इट फ्रॉम द नोट्स। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, इसमें देखो 3 मेथड्स होते हैं अपने पास। इसको मैं बोलता हूँ प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर, पाई। ठीक है, पाई चार्ट बनाते हो ना, ये पाई मेथड होता है। तो प्रोडक्शन में क्या होता है, जितना आप वैल्यू ऐड कर रहे हो, ठीक है, प्रोडक्शन मेथड की बात करो, जितनी भी वैल्यू ऐड कर रहे हो आप, वो सारी की सारी फाइनल वैल्यू एडेड, जो जितनी भी वैल्यू ऐड हुई है फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द फिनिश्ड गुड, जितनी भी वैल्यू ऐड हुई है उन सबको जोड़ दोगे तो आपका प्रोडक्शन मेथड से GDP आ जाएगा। ठीक है, एडिंग द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड द वैल्यू ऑफ इनपुट। मतलब आउटपुट में से इनपुट की वैल्यू माइनस कर देंगे तो टोटल प्रोडक्शन की क्या आ जाएगी, टोटल प्रोडक्शन आपको पता चल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू एडेड का, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, बेसिकली ये ग्रॉस वैल्यू एडेड से यहाँ पे आप GDP तक पहुंचते हो, ग्रॉस वैल्यू एडेड के फॉर्मूला से आप यहाँ पे GDP तक पहुंचते हो। ठीक है, इनकम मेथड में क्या है, बाय समिंग ऑल इनकम्स अर्न्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस विद इन एन इकोनॉमी। जो भी एक पर्टिकुलर पर्सन, मैं और आप इनकम अर्न कर रहे हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर चलो बिजनेस है, मान लो कि ये कन्वर्ट IS है, इस तरह के और भी कोचिंग्स है, इस तरह के हॉस्पिटल्स हैं, वो जितनी इनकम अर्न कर रहे हैं उन सबको जोड़ दोगे तो इनकम मेथड आ जाएगा। क्यों यूज नहीं होता है इंडिया में इनकम मेथड, क्योंकि 90% इकोनॉमी इज इनफॉर्मल, इनकम आप पता ही नहीं कर पाओगे तो यूज कैसे करोगे। ठीक है, इनकम पता कर पाओगे तभी आप यूज कर पाओगे। नेशनल इनकम के लिए आपका फॉर्मूला क्या है, वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। जितनी भी इनकम जिस तरीके से किसी के लिए भी जनरेट हो सकती है, वेजेस जैसे आप और मैं कहीं काम कर रहे हैं, हमें वेजेस मिल रही है। रेंट, किसी मेरे और आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, हमने वो रेंट पे चढ़ा दिया, हमें रेंट आ रहा है। इंटरेस्ट, ठीक है, जितना कैपिटल पे इंटरेस्ट पे हो रहा है, प्लस प्रॉफिट, ये सारी के सारी इनकम में काउंट हो जाएंगी। ठीक है, नेशनल इनकम में। एक्सपेंडिचर मेथड, दिस इज द मेथड दैट वी यूज फॉर आवर GDP कैलकुलेशन। ये क्या करता है, नेशनल इनकम बाय एडिंग अप ऑल एक्सपेंडिचर्स मेड इन द इकोनॉमी ऑफ द हाउस होल्ड्स, बिजनेसेस, गवर्नमेंट एंड फॉरेन बायर्स, CGI प्लस नेट एक्सपोर्ट्स X - M।
ये क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड है, ठीक है। टोटल आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी इज इक्वल टू द टोटल स्पेंडिंग ऑन फूड फुल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जितना भी आउटपुट है एक इकोनॉमी का वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के बराबर है। ये फॉर्मूला ऊपर पढ़ा था। अब इसके बाद इसमें देखो लॉरेंस कर्व की बात हो रही है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की। व्हाट इज लॉरेंस कर्व? लॉरेंस कर्व क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनकम और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन विद इन एन इकोनॉमी। देखो इसमें एक्स और वाई एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस है क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ पीपल फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट इनकम। 0% से लेके 100% तक जो हाईएस्ट इनकम तक आप जा रहे हो वो एक्स एक्सिस है। और वाई एक्सिस क्या है? क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ इनकम अर्नड। अब वो कितनी इनकम अर्न कर रहे हैं, इससे हमें क्या पता चल रहा है पता है? इससे हमें क्या पता चलेगा? इनकम इनइक्वालिटी। अब ये देखो, ये लाइन ऑफ इक्वालिटी की बात कर रहा है, मतलब सब लोग बराबर इनकम अर्न कर रहे हैं, किसी के बीच में कोई इनकम इनइक्वालिटी है ही नहीं, ठीक है। ऐसे केस में ये एकदम 45 डिग्री पे ये लाइन ऑफ इक्वालिटी जाती है। लेकिन जाहिर सी बात है सबके बीच में इनइक्वालिटी है ही, ठीक है। समवन इज अर्निंग लैख, समवन इज अर्निंग थाउजेंड, समवन इज अर्निंग हंड्रेड्स, ठीक है। तो इस वजह से ये ओरिजिनल कर्व कैसा कुछ आता है, ऐसा, ठीक है। और इसके इसके बीच का जो गैप है वो क्या शो करता है? इनकम। यहां पे इनकम की बात चल रही है तो इनकम इनइक्वालिटी। फिलिप्स कर्व की बात करते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लोअर अनएम्प्लॉयमेंट इज एसोसिएटेड विथ हायर इन्फ्लेशन। देखो क्या है, थोड़ा इन्फ्लेशन जो है वो जरूरी है। थोड़ा इन्फ्लेशन जो है वो जरूरी है किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन नहीं होगा तो प्राइस इंक्रीज की बात फ्यूचर में दिखेगी नहीं कि प्राइस इंक्रीज होने वाला है। और अगर प्राइस इंक्रीज होना दिखेगा नहीं, कंपनीज को ऐसा नहीं लगेगा कि फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने वाला है, तो वो क्या करेंगी? प्रोडक्शन को स्टॉप कर देंगी। तो अगर थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन रहेगा तो प्रोडक्शन चलता रहेगा, और प्रोडक्शन चलता रहेगा तो क्या होगा? जॉब्स जनरेट होती रहेंगी। जॉब जनरेट होती रहेंगी तो क्या होगा? जॉब जनरेट होती रहेंगी तो एम्प्लॉयमेंट रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो डिक्रीज होगा। यही बोल रहा है कि इन्फ्लेशन अगर रहेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा। यही फिलिप्स कर्व का टोटल कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। लॉन्ग रन फिलिप कर्व्स आप देख सकते हो। इन द लॉन्ग रन मैनी इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू दैट देयर इज नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें एक वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट होता है, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये देखना है कि इन्फ्लेशन जैसे 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 बढ़ रहा है आपका अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। आपका अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो रहा है। इसीलिए आपकी मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई का एक रेट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 4 ± 2% का रखा है इन्फ्लेशन का रेंज। क्यों रखा है? मतलब 2% से लेके 6% तक का रेंज रखा है कि इतना इन्फ्लेशन अगर रहेगा तो वी कैन फॉलो द फिलिप्स कर्व। समझ रहे हो? 2% से 6% के बीच का अगर कर्व वो है, इन्फ्लेशन है, तो आपकी प्रोडक्शन आता रहेगा। ये बियरेबल इन्फ्लेशन है, ठीक है। अब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लो अनएम्प्लॉयमेंट बिजनेसेस में इंक्रीज वेजेस टू अट्रैक्ट स्कार्स वर्कर्स। हायर वेजेस जो हैं उसकी वजह से क्या हो जाएगा? हायर वेजेस की वजह से आपका स्पेंडिंग जो है, एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा? डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा? डिमांड अगर ग्रेटर देन सप्लाई हो जाएगी तो क्या होगा? इन्फ्लेशन आ जाएगा, ठीक है। इन्फ्लेशन आ जाएगा मतलब प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। डिमांड सप्लाई मिसमैच से क्या होता है? या तो प्राइस बढ़ जाता है या तो प्राइस घट जाता है। डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई तो प्राइस बढ़ गया, डिमांड लेस देन सप्लाई तो प्राइस घट गया। प्राइस बढ़ गया तो इन्फ्लेशन आ गया, लॉजिक से। गिनी कोफिशिएंट क्या है? इनइक्वालिटी को कैलकुलेट करने का एक स्टैटिस्टिकल मेजर है। इनकम या वेल्थ इनइक्वालिटी को कैलकुलेट करता है। इसी का यूज करता है आपका ऑक्सफैम। ऑक्सफैम अपनी इनइक्वालिटी रिपोर्ट निकालता है जिसमें वो इसी लॉरेंस कर्व के ऊपर जो गिनी कोफिशिएंट बनता है उसी को कैलकुलेट करता है। ऊपर हमने पढ़ा था ए और बी। ये ए है, इतना एरिया जो शेडेड लाइन के बीच में है, ये इतना एरिया ए है, और ये नीचे का एरिया बी है। इनइक्वालिटी कैसे कैलकुलेट हो रही है? देखो, ए अपॉन गिनी कोफिशिएंट ए अपॉन ए प्लस बी, ऊपर वाला एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। इससे पता चल रहा है कि कितनी इनइक्वालिटी है। जितना ये हाई होगा, ठीक है, 0 से 1 के बीच में होता है, जितना ये हाई होगा उतनी उतनी इनइक्वालिटी हाई होगी, जितना ये लो होगा उतनी इनइक्वालिटी लो होगी, ठीक है।
अब लिमिटेशंस यू कैन रीड मोर फ्रॉम द नोट्स। ये जीडीपी डिफ्लेटर का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर इज टॉकिंग अबाउट प्राइस लेवल चेंजेस इन एन इकोनॉमी। ठीक है, जो प्राइस लेवल चेंजेस हो रहे हैं इकोनॉमी में, इट रिफ्लेक्ट्स द ओवरऑल इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। प्लीज डू अंडरस्टैंड, हमारे पास सीपीआई है, हमारे पास डब्ल्यूपीआई है, हमारे पास पीपीआई भी है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स और परचेजर प्राइस इंडेक्स, ये तीनों का तीनों हैं। बट हम यहाँ पे इन सब का कह लो कि पेरेंट लेकर आ रहे हैं। ये सब कहाँ से आ रहे हैं? जीडीपी डिफ्लेटर से। जीडीपी डिफ्लेटर में जितनी भी गुड्स, जितनी भी सर्विसेज हम कंज्यूम करते हैं, हम प्रोड्यूस और कंज्यूम करते हैं, इट इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन द जीडीपी डिफ्लेटर। वाइल सीपीआई, डब्ल्यूपीआई और पीपीआई में क्या होते हैं? यहाँ पे बास्केट्स होते हैं रिस्पेक्टिव गुड्स और सर्विसेज के। ठीक है, डब्ल्यूपीआई में तो नहीं होते हैं, सीपीआई में जैसे होते हैं। ठीक है, तो ये बास्केट्स होते हैं, कुछ चुनिंदा, कुछ स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज आर गेटिंग इंक्लूडेड। ओके, एंड द जीडीपी डिफ्लेटर इज ऑल अराउंड लाइक होलिस्टिक, एवरीथिंग इज गेटिंग इंक्लूडेड, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर गेटिंग इंक्लूडेड। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला देखो, रियल जीडीपी अपॉन नॉमिनल जीडीपी इंटू 100, ऊपर बताया था। ठीक है, अब देखो, इफ जीडीपी डिफ्लेटर 100 से ज्यादा है, इसका मतलब रियल जीडीपी जो है वो नॉमिनल जीडीपी से ज्यादा है। रियल जीडीपी अगर नॉमिनल जीडीपी से ज्यादा है तो प्राइसेज हैव इंक्रीज कंपेयर टू द बेस ईयर। ठीक है, अगर ये रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी से ज्यादा है तो प्राइस इंक्रीज हो गया है। जीडीपी डिफ्लेटर अगर 100 के बराबर है तो प्राइस बेस ईयर के बराबर ही है। जीडीपी डिफ्लेटर अगर 100 से लेस है तो प्राइसेज हैव डिक्रीज कंपेयर टू द बेस ईयर, जो है कंपेयर करोगे उससे प्राइसेज जो हैं वो डिक्रीज हो गई हैं। ठीक है, डिफ्लेशन आ गया है। जीडीपी डिफ्लेटर ग्रेटर देन 100 है, मतलब इन्फ्लेशन चल रहा है। अब इसमें देखो, बेस ईयर चेंज किया गया था, पहले 2004-05 था, अब 2011-12 है जीडीपी डिफ्लेटर का। बेस ईयर क्यों चेंज करते हैं? ताकि रिसेंट जो प्राइस चेंज है उसको रिफ्लेक्ट कर सके। बहुत पहले का बेस ईयर रखोगे तो बीच में जो कुछ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, इकोनॉमिक शॉक्स आ रहे हैं, यू आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड इट। ठीक है, वो मिस हो जाएंगे आपसे। ये प्रीवियस सीरीज है, ये अभी की सीरीज है। इसमें देखो, डेटा सोर्स इंपॉर्टेंट है। MCA 21 वी यूज डेटाबेस, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का 21 है बेस, कॉर्पोरेट डेटा को ये इंक्लूड करता है। ठीक है, फोकस किसका है? प्रीवियस सीरीज का फैक्टर कॉस्ट पे था, अब बेसिक प्राइसेस पे फोकस है हमारा। ठीक है, न्यू सेक्टर्स इंक्लूडेड, मिनिमम इंक्लूजन, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, टेलीकॉम्स, रियल एस्टेट डेटा, ये सारी चीज़ें जो हैं इंक्लूडेड हैं। ठीक है, अब कुछ पीवाईक्यूज कर लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, स्टोरेज की बात चल रही है। क्या स्टोरेज एक सर्विस है? कोई प्रोसेसिंग तो है नहीं, सर्विस है। प्रोसेसिंग तो कुछ होती नहीं है स्टोरेज में, प्रोसेसिंग होती तो क्या होता? सेकेंडरी सेक्टर होता। सर्विस है तो किस तरह का सेक्टर है? टर्शरी सेक्टर है, तो ये सेकेंडरी वाला गलत हो गया। डेयरी फार्म, भाई सीधे आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो प्राइमरी का होगा। मिनरल एक्सप्लोरेशन, माइनिंग कर रहे हो आप, माइनिंग कर रहे हो तो प्राइमरी का होगा। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया। वीविंग क्लॉथ, क्लॉथ वीविंग कर रहे हो, मतलब कुछ आपके पास कॉटन था, वूल था, ये रॉ मटेरियल है, ये प्राइमरी सेक्टर के हैं। इनकी प्रोसेसिंग ही तो है वीविंग, इनकी प्रोसेसिंग ही तो है वीविंग। वीविंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग, तो ये किसका हो गया? सेकेंडरी सेक्टर हो गया, तो ये सही है। ओनली 2 आर गोइंग टू बी करेक्ट। अब इसमें पूछ रहा है फार्मर्स प्लाउ, कंप्यूटर, यार्न, और ये सब पूछ रहा है फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल और पेट्रोल। अब मैंने ऊपर बताया है, फिक्स्ड कैपिटल जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस में कंज्यूम नहीं होता है, वाइल वर्किंग कैपिटल जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस में कंज्यूम हो जाती है। तो अब बताओ, फार्मर प्लाव जो है, जो उसका कह लो कि फरसा है, कुल्हाड़ी है, जो भी है, क्या ये कंज्यूम हो जाती है जब वो फार्मिंग करता है? तो आंसर है नो, तो ये फिक्स्ड कैपिटल हुई, ये वर्किंग कैपिटल नहीं हुई। कंप्यूटर क्या कंज्यूम हो जाता है जब आप उस पर प्रोसेसिंग कंप्यूटिंग करते हो? आंसर है नो, तो फिक्स्ड कैपिटल हुआ। यार्न क्या कंज्यूम हो जाता है वीवर के द्वारा? क्या यार्न कंज्यूम हो जाता है? आंसर है यस, वर्किंग कैपिटल है, ये रॉन्ग हो गया। इसके बाद पेट्रोल क्या कंज्यूम हो जाता है प्रोसेसिंग में, प्रोडक्शन में? आंसर है यस, ये करेक्ट हो गया। तो कितने करेक्ट हैं? 2 करेक्ट हैं, 2 इनकरेक्ट हैं।
With reference to the expenditure made by an organization or a company, which of the following is correct? Acquiring new technology is capital expenditure. न्यू टेक्नोलॉजी आप ला रहे हो, इस न्यू टेक्नोलॉजी को ले आके क्या आप फर्दर फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करोगे? क्या न्यू टेक्नोलॉजी को लेके आप फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करोगे? आंसर है यस। तो ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। डेब्ट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर वाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या डेब्ट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग जो है वो आपकी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आती हैं कि नहीं आती हैं? देखो, डेब्ट फाइनेंसिंग किस चीज की बात कर रहा है? आप अपना कह लो कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है यू आर पेइंग, ठीक है? तो इसमें ये किस तरह का एक्सपेंडिचर होगा? किस तरह का एक्सपेंडिचर होगा? देखो, डेब्ट अगर आप फाइनेंस कर रहे हो तो उस डेट से आप क्या कर पा रहे हो? क्या कोई प्रोडक्शन कर पा रहे हो डेट फाइनेंसिंग से? तो डेट फाइनेंसिंग जो है ये एक तरह का कैपिटल रिसिप्ट होता है, ठीक है? डेट अगर आप लेते हो तो एक तरह का क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट होता है। और इक्विटी अगर आप लेते हो या सेल करते हो तो भी वो किसका पार्ट होता है? कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट होता है, ठीक है? तो बोथ, तो इसमें डेब्ट और इक्विटी बोथ आर गोइंग टू बी व्हाट? आपके आर गोइंग टू बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। दिस इज रॉन्ग। डेट एंड इक्विटी बोथ आर गोइंग टू बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स है। सेकंड वन इज रॉन्ग। राइट ऑप्शन इज वन। एक और देख लेते हैं। इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी डू नॉट कनोट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट। देखो, एब्सोल्यूट और पर कैपिटा रियल जीएनपी दोनों में इंक्रीज हो रहा है। पर कैपिटा रियल जीएनपी मतलब रियल जीएनपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, ठीक है? तो ये क्या शो नहीं करता है? देखते हैं क्या शो नहीं करता है इसमें से। इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद द एग्रीकल्चरल आउटपुट। अब ये दिखा रहा है इफ पूछा है, डू नॉट कनोट हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो शो नहीं करता। देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है हायर लेवल का, इसका मतलब क्या है? जीडीपी इंक्रीज हो रही है। जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो वो तीनों सेक्टर से हो रही है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब इसमें बोला इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद द एग्रीकल्चरल आउटपुट। अभी बोला सेकेंडरी वाला उतना प्राइमरी की तरह उतना ग्रो नहीं कर रहा है, पर तीनों का सम तो ग्रो कर रहा है। तो ये रॉन्ग ऑप्शन हो गया। एग्रीकल्चरल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद द इंडस्ट्रियल। अभी बोला ये इसके साथ पेस नहीं रख पा रहा, ये उस हिसाब से ग्रो नहीं कर रहा है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के हिसाब से, पर तीनों को जोड़ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, तो ये भी नहीं बता रहा है। पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। देखो, अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन पावर्टी भी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। मतलब पावर्टी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि कुछ लोगों के हाथ में पैसा जा रहा है, इनइक्वालिटी राइज हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों डेवलप हो रही है? क्योंकि जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, ठीक है? ऐसे सेक्टर में ग्रोथ हो रही है जहां पे जॉब लेस जनरेट होती है, कैपिटल ज्यादा लगता है, जैसे कि आपके सर्विस सेक्टर है, वहाँ उतना जॉब जनरेट नहीं होती, लेबर इंटेंसिव नहीं, कैपिटल इंटेंसिव है। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो सकती है आपकी। तो ये सी एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो कि जीएनपी में ग्रोथ हो भी सकती है, फिर भी ये बताएगा नहीं कि किस हिसाब से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है? 2015 का क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी हैज स्टेडीली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। देखो, रियल जीडीपी के फॉर्मूला में इन्फ्लेशन जो है हैज ए रोल टू प्ले, ठीक है? अब ये बोल रहा है स्टेडीली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड। तो इन्फ्लेशन क्या स्टेडी रहा है? इज इन्फ्लेशन स्टेडी इज इन्फ्लेशन स्टेडी इन लास्ट डिकेड? ये 2015 का क्वेश्चन है, तो 2005 से 15 के बीच में इन्फ्लेशन स्टडी रहा है? आंसर है नो। 2008 में ग्लोबल क्राइसिस आई थी, यूएस से जो ओरिजिनेट हुई थी, ठीक है? तो इट इज नॉट गोइंग टू बी करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस हैज स्टेडीली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। क्या जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस इंक्रीज हुए स्टेडीली? मार्केट प्राइसेस में इंक्रीज हुआ? क्या जीडीपी आपकी डिक्रीज हुई है कहीं बीच में? कहीं बीच में जीडीपी आपकी निगेटिव गई है? आंसर है नो, स्टेडीली इंक्रीज ही हुई है। ये ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है, दिस इज करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन 2 इज गोइंग टू बी करेक्ट। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे ग्राइंडिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड।
ऑल द बेस्ट। Hello everyone, my name is Meenal Negi and I've secured All India Rank 66 in UPSC CSE 2025. I would like to extend my sincere thanks to the team of Convert IAS because I was a part of their GS answer evaluation program, which helped me immensely throughout my journey. Their quality evaluation, regular remarks and tests which I used to submit helped me identify my mistake. It also helped me identify the demands of UPSC mains examination. I sincerely thank all the evaluators and the entire team of Convert IAS. At the same time, I wish all the future aspirants very best in their preparation. Thank you very much. नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो। देखो रिवर्स रेपो पढ़ा है हमने, जिस रेट पे फॉर शॉर्ट टर्म आरबीआई बोरोइंग करता है बैंक से, ठीक है। तो वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो की क्या जरूरत पड़ गई? आरबीआई इज यूजिंग इट टू मैनेज लिक्विडिटी विद इन द बैंकिंग सेक्टर। कैसे मैनेज कर रहा है? फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट में क्या होता था, आरबीआई खुद सेट करता था उसको। इसमें जो वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो है उसको इट इज डिटरमिन्ड थ्रू एन ऑक्शन प्रोसेस वेयर द मार्केट फोर्सेस प्ले अ रोल इन सेटिंग द रेट, ठीक है। योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या फ्री मार्केट इकोनॉमी जो है, इट इज ऑल अबाउट मार्केट फोर्सेस डिटरमाइनिंग द पॉलिसी रेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट फोर्सेस को दे आर अलाउइंग टू डिटरमाइन द रिवर्स रेपो रेट, दैट्स व्हाई दे आर कॉलिंग इट वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो, ओके। इसमें क्या है, इनेबल्स द आरबीआई टू एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम मोर इफिशिएंटली, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी अलाउज बैंक्स टू बोरो फंड्स फ्रॉम द आरबीआई बाय यूटिलाइजिंग देयर एसएलआर होल्डिंग्स अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। देखो पहली बात तो ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में है, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट गोइंग टू बी रिपीटेड। बहुत बार ये रिपीट नहीं होगा। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे जहाँ पे फिजिकल, जहाँ पे कुछ इश्यूज चल रहे होंगे, मॉनेटरी पॉलिसीज में इश्यूज चल रहे होंगे, तो वहाँ पे यू कैन एब्जॉर्ब द मनी सप्लाई। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट में क्या है, बैंक्स कैन एक्सेस अप टू 1% ऑफ देयर एसएलआर। एसएलआर क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट। तो अपनी जो लिक्विड एसेट्स हैं बैंक्स के, उसको ऑन बिहाफ ऑफ दैट 1% ऑफ देयर एसएलआर, उसके बिहाफ पे दे कैन बोरो फंड्स, ठीक है, फ्रॉम आरबीआई। बोरोइंग अंडर एमएसएफ इज एट एमएसएफ रेट विच इज यूजुअली हायर देन रेपो रेट। क्यों रेपो रेट से हायर है? क्योंकि रेपो रेट में आप आरबीआई बैंक्स डू नॉट हैव देयर एसएलआर एज कोलेट्रल। अब आप अपने रिजर्व में इंटर कर जाओगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप रिस्क और ले रहे हो। तो आप रिस्क जितना लोगे उतना इंटरेस्ट रेट आपका हाई रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एमएसएफ रेट इज ग्रेटर देन रिवर्स रेपो, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, इट इज अ पीनल रेट। अगर ऑप्शंस आता है, चार ऑप्शंस देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पीनल रेट, सो एमएसएफ रेट इज गोइंग टू बी अ पीनल रेट। नेक्स्ट इज बैंक रेट। ये रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू बैंक्स। प्लीज डू अंडरस्टैंड, बैंक रेट में आरबीआई लैंड कर रहा है बैंक्स को, ठीक है। इट इज सिमिलर टू रेपो रेट, बट यहाँ पे किस किस लिए लैंड कर रहा है? लॉन्ग टर्म। रेपो रेट इज फॉर शॉर्ट टर्म, ठीक है। लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी एडजस्ट करने के लिए रेपो रेट इज देयर। नॉट एक्टिव, अभी एक्टिव नहीं है, बट इफ इट इज आस्क्ड दैट वेदर बैंक रेट इज अ पीनल रेट और नॉट, सो ये भी पीनल रेट रहेगा, ठीक है। इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ पीनल रेट, ओके। नाउ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, आपको आराम से समझा देता हूँ। ये बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो एनबीएफसीज हैं, उनके लिए यूज होती हैं, जो अपना सरप्लस, जो प्रॉफिट्स होते हैं, सरप्लस फंड्स होते हैं, उसको डिपॉजिट करते हैं। किसके साथ करते हैं? आरबीआई के साथ, ठीक है। अपना सरप्लस फंड, अपना सरप्लस डिपॉजिट जो है वो आरबीआई के साथ कर रहे हैं। आरबीआई इनको एक इंटरेस्ट पे करता है, ठीक है, बट डज नॉट ऑफर एनी कोलेट्रल। आरबीआई अगर हर जगह इस तरह कोलेट्रल ऑफर करने लगा, क्योंकि आरबीआई बोरो कर रहा है और बैंक्स इसको अपना सरप्लस फंड जो है, सरप्लस कह लो कि जो भी उनके पास है उसको डिपॉजिट कर रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे रिवर्स रेपो की तरह, जैसे रिवर्स रेपो और रेपो में क्या होता है? कोलेट्रल होता है, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में नो कोलेट्रल, यही डिफरेंस है बस, ठीक है। और ये रिवर्स रेपो का कह लो कि एक एक्सटेंडेड फॉर्म है जिसमें आरबीआई इज नॉट हैविंग एनी कोलेट्रल, ठीक है। इसकी कुछ हिस्ट्री दी है, यू कैन रीड मोर अबाउट इट। इसके बाद पॉलिसी कॉरिडोर करके है दिया है, इट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द की पॉलिसी रेट्स। कॉरिडोर का मतलब क्या होता है? हल्की सी जगह।
ये मान लो आपका रेपो रेट है। अब इस कॉरिडोर में और कौन कौन, यहाँ पे मान लो एमएसएफ आ गया, यहाँ पे बैंक रेट आ गया, ठीक है, यहाँ पे रिवर्स रेपो आ गया। तो ये सभी जो हैं एक कॉरिडोर, एक कह लो कि रेंज में पड़ते हैं। ये एक पर्टिकुलर रेंज हो गई, रेंज ऑफ पॉलिसी रेट्स, ठीक है। इस रेंज ऑफ पॉलिसी रेट को ही बोलते हैं, वी आर गोइंग टू कॉल इट पॉलिसी कॉरिडोर, ठीक है। यू कैन रीड मोर अबाउट इट फ्रॉम द नोट्स, इसमें कुछ दिया हुआ है। एक बात ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया है, रेपो रेट इज गोइंग टू बी मोर देन रिवर्स रेपो, क्योंकि आरबीआई जो है जिस रेट पे बोरो करेगा उस रेट को कम रखेगा इन कंपैरिजन टू जिस रेट पे वो लेंड करेगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने के लिए। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम की बात करते हैं, वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अप्रैल 2004 टू एनहांस आरबीआई's कैपेसिटी मैनेजिंग एक्सचेंज रेट्स एंड मॉनेटरी सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी। देखो इसमें कौन कौन से बिल्स इशू हो रहे हैं, ट्रेजरी बिल्स जिसको टी बिल्स आप कहते हो, एंड डेटेड सिक्योरिटीज। टी बिल्स आर, ध्यान रखिएगा, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि ये लेस देन 1 ईयर के होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपको बेसिक बता दिया। अब देखो, दिस सिक्योरिटीज आर इशूड थ्रू ऑक्शंस कंडक्टेड बाय आरबीआई, आरबीआई डिटरमाइंस द टाइमिंग, अमाउंट एंड टेन्योर ऑफ दिस सिक्योरिटीज। ये मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में जो आरबीआई सिक्योरिटी इशू कर रहा है, तो उन सिक्योरिटीज की जितने भी पैरामीटर्स है, दे आर गोइंग टू बी डिटरमाइंड बाय द आरबीआई। पर्पस क्या है, एक्सेस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी कैन रिजल्ट फ्रॉम एन इंक्रीज इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसीज। देखो क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा फॉरेक्स आ जाता है, फॉरेन एक्सचेंज आ जाता है आपके पास, तो आप क्या करते हो, आप रुपी जो है प्रिंट करते हो, ठीक है, उसको कन्वर्ट करने के लिए। अब जब कन्वर्ट करने के लिए रुपी प्रिंट करते हो, तो इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज योर मनी सप्लाई, और उस मनी सप्लाई को एडजस्ट करने के लिए मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के थ्रू आरबीआई इस कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बिल्स को क्या करता है मार्केट में, इट इज व्हाट, इट इज सेलिंग। जब ये सेल कर रहा है, द इन्वेस्टर्स इन द मार्केट आर गोइंग टू बाय इट, तो ये क्या करेगा, तो मनी सप्लाई जो बढ़ गई है उसको कंट्रोल करने के लिए मार्जिनल स्टेबलाइजिंग स्कीम जो है वो क्या करेगी, इन्वेस्टर्स के लिए ट्रेजरी बिल्स को या फिर उस तरह के शॉर्ट टर्म बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करेगी, जिससे कि मनी को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का एक तरीका है, ठीक है। इसके अलावा एक और मॉनेटरी पॉलिसी टूल विच वॉज वेरी फेमस ड्यूरिंग द 2019 एंड 20 ईयर, इट वॉज ऑपरेशन ट्विस्ट। देखो ट्विस्ट क्या कर रहा है कि इट इज़ अ साइमल्टेनियस मॉनेटरी पॉलिसी टूल, जहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं। पहला, सेलिंग ऑफ शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, शॉर्ट टर्म आपकी जो बिल्स हैं, और बाइंग ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। क्या कर रहे हैं, बाइंग ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स और सेलिंग ऑफ शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स से। देखो, तब लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को जब वी आर गोइंग टू बाई ना, जब उनको हम बाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिमांड इज उनकी जो है वो ग्रेटर देन सप्लाई हो जाएगी। जब आप बाई कर लेगा, आरबीआई बाई कर लेगा, तो मार्केट में कम हो जाएगी सप्लाई, सप्लाई कम हो जाएगी डिमांड से, तो डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई पे क्या होता है, प्राइस शूट कर जाता है, प्राइस बढ़ जाता है, तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स का प्राइस जो है बढ़ जाएगा। और प्राइस और यील्ड का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब लॉन्ग टर्म जो यील्ड है बॉन्ड्स की, वो डिक्लाइन हो जाएगी, ठीक है, वो डिक्लाइन हो जाएगी। इसी तरह जब शॉर्ट टर्म जो बॉन्ड्स हैं उनकी सेलिंग होगी तो क्या हो जाएगा, डिमांड इज लेस देन सप्लाई। सप्लाई जो है ज़्यादा हो गई मार्केट में, जब उसको आप सेल कर रहे हो, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इनका शॉर्ट टर्म बिल्स का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनकी शॉर्ट टर्म यील्ड्स जो हैं, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है, वो शॉर्ट टर्म बिल्स की जो प्राइस है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डिमांड इज लेस देन सप्लाई, और शॉर्ट टर्म यील्ड जो है इंक्रीज हो जाएंगी। इसका पूरा का पूरा कोर पर्पस जो है वो एक सिंपल सा है कि लॉन्ग टर्म जो यील्ड्स हैं उनको कम करना है और शॉर्ट टर्म यील्ड्स को बढ़ाना है। ये डुअल मॉनेटरी प्रोसेस कर रहा है। ये देखो क्या कर रहा है, डुअल मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। देखो, लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड्स हैं उनकी यील्ड को कम करने की वजह से जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं वो सस्ते होंगे, और लॉन्ग टर्म लोन्स जो सस्ते होंगे तो इन्वेस्टमेंट जो है इकोनॉमी में वो बढ़ेगा। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हाउस होल्ड्स कह लो कि लोन्स हैं बड़े बड़े, ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म लोन्स जो है सस्ते होने की वजह से द इन्वेस्टमेंट विल ड्राइव। और शॉर्ट टर्म लोन्स जो हैं वो महंगे होने की वजह से क्या होगा कि मनी सप्लाई विल बी कंट्रोल्ड। तो एक तीर से दो निशाना लगा रहा है, पहला तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहा है,
दूसरा, लॉन्ग टर्म यील्ड डिक्लाइन होने की वजह से इन्वेस्टमेंट को ड्राइव कर रहा है। ठीक है, सो वन स्टोन टू बर्ड्स, एक तीर से दो निशाना। ठीक है, अब यील्ड कर्व के बारे में थोड़ा सा एक बस फैक्चुअल चीज बताना चाह रहा हूँ। यील्ड कर्व में जनरली क्या होता है कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की यील्ड जो है वो ज्यादा होती है। जनरली लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की यील्ड जो है वो ज़्यादा होती है। क्यों यील्ड ज़्यादा होती है? क्योंकि आपको इतने टाइम में आप बॉन्ड ले रहे हो, आपको पता नहीं है, बीच में कुछ रिस्क इन्वॉल्व है जो कि अनफोरसीन है। यू डू नॉट अंडरस्टैंड दीज रिस्क, इसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो इन रिस्क की वजह से जो लॉन्ग टर्म यील्ड्स हैं वो ज़्यादा होती हैं, और लॉन्ग टर्म यील्ड्स ज़्यादा होने की वजह से आपका क्या होता है कि लॉन्ग इन्वेस्टमेंट जो है उतना क्रिएट भी नहीं हो पाता। ठीक है, लोग लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं करते। ठीक है, तो अब आपको एक चीज बस मैं बताना चाह रहा हूँ कि नॉर्मल यील्ड कर्व में लॉन्ग टर्म यील्ड ज्यादा होती है, शॉर्ट टर्म यील्ड जो है वो कम होती है। शॉर्ट टर्म यील्ड अगर कम होगी तो क्या होगा? शॉर्ट टर्म यील्ड कम होने की वजह से शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ज़्यादा से ज़्यादा होंगी। ठीक है, मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ेगी। ये ये तब तक ठीक है जब इन्फ्लेशन रेट 2% से लेके 6% के बीच में हो, यही हमारा रेंज है इन्फ्लेशन का। ठीक है, लेकिन इससे अगर वेरी करने लगता है तब ऑपरेशन ट्विस्ट जैसी चीजें आती हैं। इन्वर्टेड यील्ड कर्व के बारे में बताना चाह रहा था। इन्वर्टेड यील्ड कर्व में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म यील्ड जो है वो लेस हो जाती है, शॉर्ट टर्म यील्ड जो है वो हाई हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन है मार्केट में अच्छा खासा, शॉर्ट टर्म यील्ड हाई है, और मार्केट में लॉन्ग टर्म में रिस्क काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, इस वजह से लॉन्ग टर्म यील्ड जो है वो लो है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म यील्ड हाई होने की वजह से, लॉन्ग टर्म यील्ड लो होने की वजह से एक इकॉनमी अनस्टेबल सी लग रही है, मतलब इन्फ्लेशन भी है और इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। ठीक है, ऐसी इकॉनमी जिसमें इन्फ्लेशन हाई है और इन्वेस्टमेंट कम है, इसका मतलब इकॉनमी इज गोइंग इनटू द रिसेशन। ठीक है, तो इन्वर्टेड यील्ड कर्व का मतलब होता है रिसेशन। इनडायरेक्टली मतलब क्या हुआ? लॉन्ग टर्म यील्ड जो है वो कम है, शॉर्ट टर्म यील्ड ज्यादा है, इसका मतलब इट इज गोइंग टू शो द साइंस ऑफ रिसेशन। कैसे? वो मैंने अभी आपको समझा दिया। ठीक है, चलो, रिटेल डायरेक्ट स्कीम क्या है? आरबीआई ने इशू किया था अपने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उसमें जीसेक्स को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वो रिटेल इन्वेस्टर्स भी बाई कर सकते हैं। ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर्स कैन बाई। तो इससे क्या कर रहे हैं? उसका मार्केट जो है रिटेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, वो हम क्या कर रहे हैं? एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, बोथ रेसिडेंट इंडियंस एंड नॉन रेसिडेंट इंडियंस कैन ओपन एन रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट। गिल्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के जी जो है इट इज फॉर गिल्ट सिक्योरिटीज। ठीक है, अकाउंट ऑन द आरबीआई ई कुबेर। ठीक है, अब इसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या है कि ओपनिंग एंड मेंटेनिंग एन आरडीजी अकाउंट इज फ्री ऑफ चार्ज। ये सब आपको उतना नहीं जानना है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम, दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग कि आप मार्केट से, सेकेंडरी मार्केट से मतलब इन्वेस्टर्स से, ठीक है, आप क्या कर रहे हो? आरबीआई क्या कर रहा है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाई कर रहा है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाई करने की वजह से क्या हो रहा है? मार्केट में मनी जो है वो पंप कर पा रहा है। मनी पंप कर पाने की वजह से क्या होगा? मनी सप्लाई बढ़ेगी। मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा खासा पैसा, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा खासा पैसा, तो कंजम्पशन, अच्छा जॉब जनरेट होंगी, इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन इंक्रीज होगा। मतलब वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ वर्चुअस इकोनॉमिक साइकिल। ठीक है, जहां पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हम इंक्रीज करके एक वर्चुअस इकोनॉमिक साइकिल बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखो, क्वांटिटेटिव ईजिंग जो है एक और मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जो कि यूएस के फेडरल रिजर्व ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, स्पेशली आफ्टर द 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। क्वांटिटेटिव ईजिंग में क्या है कि इसमें सेंट्रल बैंक जो है वो मनी सप्लाई को एक्सपेंड करते हैं। मनी सप्लाई को एक्सपेंड कैसे करेंगे? बैंक लिक्विडिटी जो है इंजेक्ट करके। ठीक है, पैसे जो है इकोनॉमी में पुश करके। कैसे पैसे इकोनॉमी में पुश कर रहे हैं? देखो, फाइनेंशियल क्राइसिस वीकेंड बैंक्स लीडिंग देम टू होल्ड फंड्स इन सेफ एसेट्स लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स इंस्टेड ऑफ लेंडिंग टू बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स। जब बैंक्स ने पैसे इकट्ठा कर लिए, लेंड ही नहीं कर रहे, तो क्रेडिट क्रिएशन जो है, क्रेडिट क्रिएशन इज गोइंग टू स्टॉप, डिक्लाइन। क्रेडिट क्रिएशन नहीं होगा, लोन नहीं मिलेगा इन्वेस्टर्स को, तो दे विल गोइंग टू स्टॉप द प्रोडक्शन, और इकोनॉमी में जीडीपी आपकी डिक्लाइन करने लगेगी, मतलब ग्रोथ उसकी कम होने लगेगी। ठीक है,
इंजेक्टिंग लिक्विडिटी कैसे कर रहे हैं? इन बॉन्ड्स को बाई करके मार्केट से। फेडरल रिजर्व क्या करता है? इंजेक्ट्स लिक्विडिटी इनटू द बैंकिंग सिस्टम इनेबलिंग बैंक्स टू रिज्यूम लेंडिंग एक्टिविटीज। ठीक है, वापस से लेंड करने की वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, उससे पूरी की पूरी इकोनॉमिक साइकिल वापस से बूस्ट हो जाएगी। ठीक है, स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, बूस्ट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एंड रिड्यूस लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट। क्वांटिटेटिव ईजिंग से अगर पूछे कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आंसर है यस। कैसे बढ़ता है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट? क्यों बढ़ेगा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट? क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपने क्या किया है? इंटरेस्ट रेट्स को डिक्लाइन करा दिया है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट इज गोइंग टू इंक्रीज। इसके अलावा क्वालिटेटिव टूल्स देखते हैं। टिल नाउ वी आर सीइंग द क्वांटिटेटिव टूल्स। इन द क्वालिटेटिव टूल्स सबसे पहले देखो मॉरल सुएशन है। आरबीआई अप्रोच ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ कमर्शियल बैंक्स थ्रू परसुएशन एंड गाइडेंस रेदर देन इम्पोजिंग डायरेक्ट रेगुलेशंस। परसुएशन की बात चल रही है, एथिक्स वाला पॉइंट आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, आरबीआई गवर्नर बोल रहा है बैंक से कि भाई मीटिंग कर रहा है कि आप लोग जो है रेपो रेट का ट्रांसमिशन कीजिए, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन हो रहा है बाय यूजिंग द क्वालिटेटिव टूल ऑफ मॉरल सुएशन। मतलब उनको बोल रहा है, परसुएट कर रहा है। क्या बोल रहा है? बिहेवियरल, आप लोग पढ़ते हो टर्म अपना जीएस में, बिहेवियरल नज कर रहा है। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन देखो क्या है? refers to enforcement measures undertaken by the RBI against banks and their financial institutions that fail to adhere to its directive and regulation। ये penal तरीका है, it is kind of penalizing the banks। ठीक है, ये कौन कौन से एक्ट के अंदर किया जाता है? आरबीआई एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट है 2007 का, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर में क्या होता है कि पैसे जो है ब्लैक मनी वाइट किया जाता है, बैंक्स जिसमें बहुत बड़ा रोल है बैंक्स का हवाला सिस्टम के थ्रू। तो यहाँ पे आरबीआई जो है डायरेक्टली इनके अगेंस्ट डायरेक्ट एक्शन लेता है। ठीक है, क्रेडिट राशनिंग क्या है? इसमें क्या करता है? सेंट्रल बैंक्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ क्रेडिट विद इन द इकोनॉमी। इट इन्वॉल्व्स डेलिबरेटली लिमिटिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट टू, देखो लिमिट कर रहा है कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स जो कि नॉन परफॉर्मिंग है। तो अगर उनको पैसा जाएगा तो क्या क्रिएशन हो जाएगा? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए क्रिएट हो जाएगा। और एनपीए क्रिएट हो जाएगा तो बैंक्स की लैंडिंग एबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, उसी को अवॉइड करने के लिए डायरेक्ट ये बोल रहा है कि भाई इन सेक्टर्स में पैसा मत दो। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग हमने पढ़ा है, जितना भी बैंक्स लैंड करते हैं उसका 40% जो है वो कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स में उनको लैंड करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से हैं? एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, एमएसएमईज। ठीक है, इस तरह के प्रायोरिटी सेक्टर्स है। ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ठीक है, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी ऐसा ही है, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को यू आर पुशिंग, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को यू आर काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग। ठीक है, स्टेरलाइजेशन क्या? इज ए मॉनेटरी पॉलिसी टूल एम्प्लॉयड बाय सेंट्रल बैंक्स टू ऑफसेट द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। देखो, फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट का को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहा है आरबीआई? इट इज यूजिंग द डोमेस्टिक मनी सप्लाई। ठीक है, इंटरवेंशन ऑन द डोमेस्टिक मनी सप्लाई। ऊपर बताया था मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, इट इज वन ऑफ द स्टेरलाइजेशन मैकेनिज्म। ठीक है, ये आपका स्टेरलाइजेशन मैकेनिज्म है। ठीक है, हाउ स्टेरलाइजेशन वर्क्स। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशन, व्हेन ए सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इट अफेक्ट्स द डोमेस्टिक मनी सप्लाई। ठीक है, अब ये कैसे कर रहा है? टू काउंटर एक्ट दिस इम्पैक्ट द सेंट्रल बैंक कंडक्ट्स ऑफसेटिंग ऑपरेशंस इन द डोमेस्टिक मार्केट। अब देखो, सेंट्रल बैंक सेल्स डोमेस्टिक एसेट को सेल कर देगा जिससे वो जो एक्सेस मनी सप्लाई आई है उसको वापस से एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो ऑफसेट डिक्रीज इन द मनी सप्लाई, अगर इंक्रीज है तो इस तरह एब्जॉर्ब करेगा, डिक्रीज है तो पंप करेगा। तो क्या करेगा? अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर देगा। यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेलिंग होगी। ठीक है, डिक्रीज द मनी सप्लाई, और इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर इंक्रीज करनी है तो हाँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है इंक्रीज करनी मनी सप्लाई तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई करेगा वो। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई करेगा तो कैश मनी जो है पंप कर देगा। इससे क्या होगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई करने से मनी विल बी पंप्ड, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करने से मनी विल बी एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, ये अंतर है। अब इसमें कुछ कुछ टूल्स हैं, ओएमओ हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं, रिजर्व रिक्वायरमेंट चेंजेस हैं, डिस्काउंट रेट का एडजस्टमेंट है, रेपो और रिवर्स रेपो तो है ही। ठीक है,
मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स एट वर्क, ये देख लो। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है ये समझा देता हूँ। मनी सप्लाई में इंक्रीज हो रहा है, इंजेक्ट लिक्विडिटी आप इंजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। मेक लोन चीपर, इंक्रीज द कंजम्पशन। डिफ्लेशन हम कब काउंट करते हैं? जब सीपीआई जो है वो हमारी 2 से 6% वाली जो रेंज है इसके इधर चला जाए, ठीक है। मतलब डिफ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन सीपीआई जो है वो लेस देन 2% हो जाए। लेस देन 2% होने पे हम क्या बोल रहे हैं? डिफ्लेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे मनी सप्लाई बढ़ा रहे हैं। इन्फ्लेशन के केस में मनी सप्लाई हम डिक्रीज करते हैं, ठीक है। इजी लोन मिले, चीप मिले, एक्सपेंशनरी पॉलिसी बोलते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, अब देखो क्वांटिटेटिव और ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। क्वालिटेटिव यू कैन रीड मोर फ्रॉम द नोट्स। मॉनेटरी पॉलिसी प्रेजेंट डे इंडिया में देखो क्या है। 3 तरीके हैं मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के। पहला है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, दूसरा है मल्टीपल इंडिकेटर्स का यूज करके, तीसरा है इन्फ्लेशन टारगेटिंग करके। इंडिया में जो फोकस किया जाता है वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग के ऊपर है। दैट्स वाई वी हैव द रेंज ऑफ 2% से 6%, ठीक है। दैट्स वाई वी हैव द रेंज ऑफ 2% से 6%, ओके। इसके आस अगर अंदर बाहर वो करता है 2% से 6% के, तो यू आर गोइंग टू यूज द मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स ऑफ चेंजिंग द पॉलिसी रेट्स, या फिर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स दोनों यूज कर सकते हो, ठीक है। उर्जित पटेल कमेटी ने बोला था इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए, ठीक है। अब देखो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी क्या है कि सिंगापुर जैसे, सिंगापुर क्या है? ट्रेडिंग हब है, लॉट्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। ट्रेड हो रहा है तो फॉरेक्स काफ़ी ज़्यादा जनरेट हो रहा है, तो ये फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर फोकस्ड है। देखो ये क्या करते हैं, दे ट्राई टू कीप देयर लोकल करेंसी एट ए सर्टेन रेट अगेंस्ट यूएस डॉलर टू बूस्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। एक अपने लोकल करेंसी को दे आर ट्राइंग टू मैच इट विद द यूएस डॉलर। अभी हमारे केस में क्या हो रहा है? वी आर लेटिंग आवर रुपीज जो है उसको हम डेप्रिशिएट होने दे रहे हैं, सॉरी अप्रिशिएट होने दे रहे हैं, ठीक है। सॉरी, रुपीज जो है वो अभी के मार्केट में क्या हो रहा है? डेप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है। मतलब $1 में रुपीज जो है उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, पर $1 में रुपीज की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है यार। अब मॉनेटरी पॉलिसी इन प्रेजेंट डे इंडिया में बात करें तो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, मल्टीपल इंडिकेटर्स का यूज करके, या इन्फ्लेशन टारगेटिंग का। 2016 से उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद से वी आर यूजिंग द इन्फ्लेशन टारगेटिंग मेथड, जहां पे हम 2% से 6% के बीच में इन्फ्लेशन रेट को रखना चाहते हैं, ठीक है। हम ये बिलीव करते हैं कि इन्फ्लेशन रेट को हम कंट्रोल करेंगे तो अदर इंडिकेटर्स ऑटोमेटिकली विल फॉल इन लाइन। जैसे आपके प्राइस स्टेबिलिटी है, जैसे आपका ग्रोथ इंडिकेटर्स है, ऑल द अदर इंडिकेटर्स आर गोइंग टू फॉल इन लाइन, ठीक है। ओके, नाउ इसके अलावा देखो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी मैकेनिज्म, जो सिंगापुर है काफ़ी बड़ा ट्रेडिंग हब है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज जो है जनरेट होता है। तो ये क्या करता है कि अपनी करेंसी को यूएस डॉलर की करेंसी से के अगेंस्ट जो है उस हिसाब से ऐसा रखता है कि उसका एक्सपोर्ट बूस्ट हो सके। तो एक्सपोर्ट बूस्ट करने का तरीका सिंपल होता है, अपनी करेंसी जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट करके रखो, ठीक है। उसको लो रखो। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन कस्टमर्स, अगर फॉरेन बायर्स हैं अगर आपके प्रोडक्ट के, तो दे कैन बाई अ लॉट अगर आपकी करेंसी की वैल्यू कम है, जैसे चाइना कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। मल्टीपल इंडिकेटर्स, जैसे सेंट्रल बैंक ट्राइज टू फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, इंप्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन कंट्रोल एंड एक्सचेंज रेट स्टेबलाइजेशन। इंडिया की आरबीआई जो है 2016 तक इट यूज टू फॉलो द मल्टीपल इंडिकेटर्स, बट देन उसके बाद इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे वी आर गोइंग टू शिफ्ट, वी हैव शिफ्टेड। मॉनेटरी पॉलिसी मेकिंग अंडर आरबीआई एक्ट सिंस 2016। अब ये देखो आरबीआई एक्ट 1934 का जो है उसके अंदर आपकी क्या बनती है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अगर आप देखोगे कंपोजिशन, तो कंपोजिशन में कितने लोग हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के? टोटल 6 आपके 6 मेंबर्स हैं, और उन 6 मेंबर्स में से 3 मेंबर आरबीआई के साइड से, 3 मेंबर गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करती है, चूज करती है। 3 मेंबर में 2 मेंबर कौन कौन से हो गए? पहले तो आरबीआई गवर्नर हो गया जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, और दूसरा डिप्टी गवर्नर हो गया, ठीक है, जो कि एक्स ऑफिशियो वाइस चेयरमैन है। तीसरा जो पर्सन है वो आरबीआई सेंट्रल बैंक खुद नॉमिनेट करता है, ठीक है। अब इसका टेन्योर देखो, इन जो 3 मेंबर्स का है उनके जॉब टेन्योर, जब तक वो गवर्नर है, जब तक वो डिप्टी गवर्नर है, तब तक वो चलता रहेगा। और जो सेंटर जो नॉमिनेट करती है वो हर 4 साल पे चेंज करती है। और यहाँ पे सेंटर के जो अपॉइंटीज होते हैं, मेंबर्स होते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू बी रीअपॉइंटेड, ठीक है। की पॉइंट देखो, कोरम कितना है? 6 में से 4 मेंबर अगर आ गए, 2/3 आ गए अगर मेंबर्स, तो कोरम पूरा हो जाएगा, ठीक है। लीगली रिक्वायर्ड टू होल्ड मिनिमम 4 मीटिंग्स इन ए ईयर, लेकिन हर 2 महीने पे मीटिंग होती है, बायलैटरल, सॉरी बाई मंथली, ठीक है। और मेजॉरिटी वोटिंग से डिसाइड होती है
क्या रिजल्ट रहेगा, क्या रेपो रेट और पॉलिसी रेट बेंचमार्क रेट्स रहेंगे आपके। ओके, ठीक है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग में देखो सीपीआई ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को रखा जाता है, ऑल इंडिया की बात चल रही है। क्या सीपीआई स्टेट टू स्टेट वेरी हो सकता है? क्या सीपीआई स्टेट टू स्टेट वेरी हो सकता है? आंसर है यस, क्योंकि ये प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, और स्टेट टू स्टेट जो है बास्केट ऑफ गुड्स जो कि सीपीआई गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड स्टेट टू स्टेट, इट इज गोइंग टू वेरी। ओके, टारगेट फेल होने पे इफ इन्फ्लेशन नॉट केप्ट विद इन 2 to 6% जोन फॉर 3 consecutive क्वार्टर्स देन कमिटी मस्ट सेंड रिपोर्ट टू गवर्नमेंट विद रीजंस एंड रेमेडीज। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो 2% से 6% का रेट है, ये कौन डिसाइड किया है? गवर्नमेंट के। ये 2% से 6% का जो रेट डिसाइड, ये लिमिट है, हु हैज डिसाइडेड इट? तो ये डिसाइड किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, प्लीज डू अंडरस्टैंड मॉनेटरी पॉलिसी इज अ वर्क ऑफ आरबीआई, सेंट्रल बैंक, बट ये जो रेंज है इट हैज बीन डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इस रेंज के अंडर क्या पॉलिसी रेट रखना है, इस रेंज के अंडर मतलब इस रेंज के अंडर इन्फ्लेशन को रखना है, इसलिए क्या पॉलिसी रेट रखा जाए, ये कौन डिसाइड करता है? पॉलिसी रेट मतलब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। प्लीज डू अंडरस्टैंड, थोड़ा थोड़ा सा दांव पेच है इसमें, थोड़ी सी यहां पे डिफिकल्टी है। ये जो 2% से 6% का रेट है, इट हैज बीन डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट आरबीआई। बट इस रेंज में इन्फ्लेशन को रखने के लिए पॉलिसी रेट को क्या रखना है, इट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय द आरबीआई। ठीक है, अब देखो बैंकिंग रेट सिस्टम का इवोल्यूशन देखो। अर्लियर इट यूज्ड टू बी बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। ठीक है, द सिस्टम डिटरमाइन द इंटरेस्ट रेट चेंज टू द मोस्ट क्रेडिट वर्दी बोरोवर्स। अब जितने क्रेडिट वर्दी बोरोवर्स हैं उनके हिसाब से इंटरेस्ट रेट को चार्ज किया जाता था। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक डिस्क्लोजर नहीं होता था, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती थी। ठीक है, क्रॉस सब्सिडाइजेशन ऑकर होता था, जहाँ की हायर रेट्स वेर चार्ज टू नॉन प्राइम बोरोवर्स टू ऑफसेट द लोअर रेट्स फॉर प्राइम कस्टमर्स। अब जो बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, दे आर गोइंग टू बी चार्ज लेस। ठीक है, और हमारे जैसे आप जैसे लोगों के लिए दे आर गोइंग टू बी चार्ज मोर। ये पहले होता था बेंच प्राइम लैंडिंग रेट के हिसाब से। ठीक है, बेस रेट की बात करते हैं। इंट्रोड्यूस टू स्टैब्लिश अ पब्लिकली डिक्लेयर्ड मिनिमम लैंडिंग रेट। पब्लिकली डिक्लेयर्ड है तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई। ठीक है, इंप्रूवमेंट्स हो गए कुछ कुछ। अब देखो, ट्रांसमिशन ऑफ पॉलिसी रेट चेंजेस टू लैंडिंग रेट्स रिमेन इनएफिशिएंट। ये सब का सब किस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं? ये जो रेट डिक्लेरेशन और बेंचमार्किंग है, ये किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं? मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। ये क्या होता है? ये आरबीआई है, इसने अपनी पॉलिसी रेट्स में कुछ चेंज लाए, जिनको आप रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट बोलते हो। चेंज या तो इंक्रीज किया तो डिक्रीज किया। अब ये कुछ बैंक्स हैं, ठीक है, ये मान लीजिए बैंक्स हैं, इन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज और डिक्रीज कितना जल्दी किया, टाइमली और हाउ मच, इसी पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। ठीक है, तो इसीलिए पूरी बेंचमार्किंग होती है कि इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन हो सके। ओके, अब देखो इसमें कुछ चीजें हैं। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट। अब देखो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट क्या है? इट इज नन अदर देन, यहां पे आप क्या कर रहे हो? मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, ना कि प्राइम लैंडिंग रेट क्रिएट कर रहे हो, ना कि बेस कुछ कर रहे हो। इट इज नॉट गोइंग टू बी फिक्स्ड, इट इज गोइंग टू वेरी। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट क्या है? इट इज गोइंग टू बी डिटरमाइंड बाई सम ऑफ द व्हाट पैरामीटर्स। अब वो पैरामीटर्स क्या क्या है इसके बारे में मैं बता देता हूं। देखो, इसके 4 पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं। इसमें क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड क्या होता है? आप एक यूनिट जो नेक्स्ट बोरो करोगे, ये 1 लाख की हो सकती है, 10 लाख की हो सकती है, उस पर कॉस्ट कितना पड़ेगा? ठीक है, उसका कॉस्ट कितना पड़ेगा बैंक्स को, उसके उस पूरे लैंडिंग में कितना कॉस्ट पड़ेगा, तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड हो गया। ठीक है, एक जो यूनिट जितना बैंक अभी तक दे रखा है लोन, उसके ऊपर अब थोड़ा लोन और देता है, उसी को बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है? नेगेटिव कैरी ऑफ सीआरआर। ठीक है, नेगेटिव कैरी ऑफ सीआरआर। देखो बैंक्स क्या करते हैं, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि जितना भी 4% करीब होता है, ये अपनी लैंडिंग जितनी भी बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट होते हैं उसका करीब 4% जो है वो किसके साथ रखते हैं? कैश के फॉर्म में, आरबीआई के साथ, एज ए सिक्योरिटी मेजर। ठीक है, तो जब उसको 4% वो इस तरह का रखते हैं सिक्योरिटी मेजर के फॉर्म में, तो क्या होता है इससे?
4% रखने से कि बैंक्स के पास क्या होता है, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है बैंक कहीं ना कहीं पे करता है, क्योंकि अगर उस 4% को वो लेंड कर देता तो उससे वो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट गेन करता, कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाता। तो ये नेगेटिव कैरी इसी सीआरआर का दिखा रहा है कि बैंक जो है कुछ अपना नुकसान होने दे रहा है, ठीक है, लेंड करने की इस ऑपरेशन में। इसके बाद तीसरा जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है बैंक का, जो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, ठीक है, वो सब का सारा ऑपरेटिंग कॉस्ट में आता है। और इसके बाद जो एक काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है वो है टेनोर प्रीमियम। देखो टेनोर प्रीमियम क्या है कि बैंक्स जो हैं अगर लॉन्ग पीरियड के लिए दे आर लेंडिंग, ठीक है, तो मैंने बोला था ना लॉन्ग पीरियड के लिए रिस्क ज्यादा हो जाता है, लॉन्ग पीरियड के लिए इफ दे आर लेंडिंग तो कॉस्ट बढ़ जाता है, तो थोड़ा सा प्रीमियम लगा देते हैं, ठीक है। आपने अभी तक पढ़ा होगा, हम जो एशियन प्रीमियम हमारे ऊपर लगता है जब हम तेल खरीदते हैं, क्रूड ऑयल खरीदते हैं, तो एशियन प्रीमियम नाम का एक एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है हमारे ऊपर, क्योंकि हमारे उतनी अच्छी क्रेडिबिलिटी नहीं, इकोनॉमिक क्रेडिबिलिटी नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से एशियन प्रीमियम लगता है। इसी तरह टेनोर प्रीमियम लगता है क्योंकि लॉन्ग पीरियड में रिस्क ज़्यादा होते हैं, अनफोर्सीन रिस्क रहते हैं, तो वो भी इंक्लूड करते हैं। इसका मतलब ये काफ़ी ज़्यादा पैरामीटर्स को इंक्लूड करके ये डिसाइड किया जा रहा है एमसीएलआर। अगर पूछा जाए एमसीएलआर इंटरनल बेंचमार्किंग का पार्ट है कि एक्सटर्नल बेंचमार्किंग का, तो योर आंसर इज गोइंग टू बी इट इज पार्ट ऑफ इंटरनल बेंचमार्किंग। अभी भी आरबीआई इंटरनली बेंचमार्क कर रहा है। देखो एक्सटर्नल बेंचमार्किंग 2019 में आरबीआई ने इंट्रोड्यूस की है, शिफ्ट टुवर्ड्स मार्केट ड्रिवन लेंडिंग। इसमें क्या है, बैंक्स लिंक देयर लेंडिंग रेट्स टू एक्सटर्नल बेंचमार्क्स। कौन से एक्सटर्नल बेंचमार्क्स हैं, देखो अब इसमें कौन कौन से हैं एक्सटर्नल बेंचमार्क्स, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स का यील्ड है, ट्रेजरी बिल का यील्ड्स है, ठीक है, या फिर आपका आरबीआई रेपो रेट है। अपने बैंक अपने रेट से कुछ ना रखें, इन जो आरबीआई के रेपो रेट हैं और ये ट्रेजरी बिल्स के रेपो रेट है, ये बैंक के तो बाहर के हैं ना, अपने बैंक के खुद के तो रेट से लिंक्ड है नहीं, तो इस वजह से एक्सटर्नल बेंचमार्किंग हो गई, ठीक है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है और एग्जिस्टिंग बोरोवर्स के लिए बेनिफिट रहता है, क्योंकि ये बेंचमार्किंग जो है वो बहुत फास्ट ट्रांसमिशन होता है, किसका, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन जो है यहाँ पे बहुत फास्ट हो जाता है और ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ जाती है, ठीक है। और मार्केट ड्रिवन रेट्स है तो इट इज गोइंग टू बी फ्री मार्केट ड्रिवन, ठीक है। That is all in today's video. In the next video, we are going to cover some more themes which are very important for your UPSC prelims economy subject. Till then, it's a goodbye, take care, and we'll meet again.